नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा। हमारे साथ स्टूडियो में चारों मेहमान आ चुके हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर चौगांवकर जी। बहुत बहुत स्वागत सर आप सभी का। खबरें आज बहुत सारी और बहुत बड़ी खबरें हैं और शुरुआत करते हैं उस खबर से जिससे लाखों लाख बच्चे और उनके परिवार जुड़े हुए हैं और परेशान हो रहे हैं। नीट का एग्जाम जिसमें बार बार गड़बड़ी हो रही है, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और इस बार जो पेपर लीक हुआ, अब उसके बाद केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है, वो आपको सबसे पहले बता देते हैं। अगले साल से नीट यूजी परीक्षा ऑनलाइन कराई जाएगी, यानी पेपर पेंसिल टेस्ट की ओएमआर शीट की बजाय अब कंप्यूटर से एग्जाम दिया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग प्रक्रिया के तहत इसकी परीक्षा होगी, जैसे बाकी और कई इम्तिहान कराए जाते हैं। इस बात का ऐलान आज देश के एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने माना कि 3 मई को हुई नीट यूजी 2026 की परीक्षा के पेपर लीक हुए थे। शिक्षा मंत्री आज मीडिया के सामने आए और उन्होंने बताया कि एग्जाम को कैंसिल क्यों करना पड़ा था। धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि वो नहीं चाहते थे कि कोई भी गलत कैंडिडेट सिलेक्ट होकर के जाए, परीक्षा उत्तीर्ण करके जाए, इसलिए एक बड़ी जिम्मेदारी से ये फैसला किया गया कि कैंसिल कर दी जाए परीक्षा। अब नई तिथि भी आ गई है। अब नीट की अगली जो री एग्जाम होगा वो 21 जून को कराया जाएगा। आज एजुकेशन मिनिस्टर ने यह भी बताया कि 7 मई को गड़बड़ी का पता चला था। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो ये एग्जाम कराती है उसने सरकार को बताया था और फिर 12 मई को एग्जाम को रद्द करने का आखिरकार फैसला ले लिया गया। शिक्षा मंत्री ने खुद अनाउंस किया कि 21 जून को अब दोबारा परीक्षा होगी और उसमें सभी अभ्यर्थियों को 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम भी मिलेगा। मतलब ये 2 बजे शुरू होकर के अब 5:15 बजे तक चलेगी। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जितने भी बच्चे हैं जो एग्जाम देंगे वो अपनी पसंद का शहर चुन सकते हैं जहां उनका सेंटर रखा जाएगा। ये भी सुविधा इस बार दी गई है, क्योंकि आमतौर पर सेंटर्स रखे जाते हैं वो एनटीए तय करता था, उसमें कई सेंटर्स बहुत दूर दूर भी पड़ते थे। अब चूंकि दोबारा एग्जाम करवाया जा रहा है तो इसमें ये एक सहूलियत दी जा रही है कि वो शहर चुन सकते हैं कि हमको हमारे नज़दीक ये शहर है, यहाँ हम अपना पेपर देना चाहते हैं। तो आज इस खबर की हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। हमने आपको प्रोग्राम में बताया था 2024 में जब गड़बड़ी पाई गई थी नीट के एग्जाम में, उसके बाद एक हाई पावर्ड कमेटी बनी थी जिसमें इसरो के पूर्व चेयरमैन जो थे उसके अध्यक्ष थे और उसमें ठीक यही सिफारिश की गई थी कि इसको पेपर पेंसिल टेस्ट की बजाय, मतलब फिजिकल ओएमआर शीट की बजाय इसको ऑनलाइन टेस्ट बना दिया जाए, तभी पेपर लीक की घटनाएं रुक सकती हैं। और शिक्षा मंत्री ने आज बड़ी डिटेल में बताया कि कहां कहां बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। उन्होंने कहा इतने लोग जुड़े होते हैं इसके अंदर और एक माफिया है इसके पीछे जो ताक में बैठा रहता है कि किसी भी तरीके से, लालच से, गड़बड़ी से कहीं से भी पेपर आउट करा दिया जाए। उस तक पहुंचने की भी सारी प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन पहले आप देखिए शिक्षा मंत्री ने जो ऐलान किया, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और इस बार से और क्या क्या परिवर्तन होंगे। अगले साल से परीक्षा, इसकी जो मूल जड़ है ओएमआर, अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगी। तुलनात्मक ओएमआर से सीबीटी थोड़ा प्रूफ है, थोड़ा प्रोटेक्टेड है, थोड़ा उसको ठीक किया जाए। टेक्नोलॉजी देखो, साइबर क्राइम तो एक बड़ा दुनिया बन चुकी है ना, इसको हम लोग सब नई दुनिया में रह रहे हैं, वो भी वहाँ भी चुनौती है। लेकिन हमारे देश की सिस्टम पे हमें भरोसा करना पड़ेगा और तुलना, ये तो इम्प्रूवमेंट की चीज है। धर्मेंद्र प्रधान ने उनको आप सुन रहे थे। अब जो ये एनटीए है, देखिए मूल पर जाना पड़ेगा। जो संस्था एग्जाम कराती है जिम्मेदारी तो उसकी है, तो वो एनटीए में क्या सुधार किया जाएगा, ये खुद आज शिक्षा मंत्री ने माना। हाँ, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा एनटीए 0 एरर हो इस दिशा में काम करेगा। साथ ही उन्होंने इस बात का भी ऐलान किया कि 21 जून को जो दोबारा एग्जाम लिया जाएगा उसके लिए 14 जून तक सभी बच्चों को एडमिट कार्ड दे दिए जाएंगे। अभ्यर्थियों को जो एग्जाम फीस उनसे ली गई थी वो उनको रिफंड की जाएगी और इस री एग्जाम के लिए अब कोई दोबारा फीस भी उनसे नहीं ली जाएगी। एनटीए अपने खर्चे पर दोबारा इम्तिहान कंडक्ट करेगा। साथ ही छात्रों को रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत भी नहीं होगी। एनटीए और निर्भुल हो, एनटीए में 0 एरर हो, 0 एरर हो, ये हमारी दायित्व है और भारत की व्यवस्था उसको करके रहेगी। परीक्षा कैंसिल के दिन एनटीए ने एक निर्णय तुरंत कहा था कि हम जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे। हम उसमें एनटीए वचनबद्ध है और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी 0 फीस होगा। फिर हम एक बार विद्यार्थियों को
अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते हैं। ये विंडो खुला रहेगा। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने तुरंत एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाएं। 2 से शुरू होगा 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। इस खबर पर हम लोग बात करें, अभी एक ताजा तस्वीरें आ रही हैं वो आपको दिखा देते हैं। यूएई पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां के शासक से उनकी बातचीत चल रही है। पिछले दिनों प्राकृतिक आपदा के कारण कुछ इलाकों में जो परेशानियां आई उन पीड़ित परिवारों के लिए संवेदना व्यक्त की, इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। ब्रदर, पिछले कुछ समय से आपसे फोन पर तो बात होती रहती थी, परंतु मैं स्वयं आपसे मिलने के लिए बहुत ही बेताब था, आतुर था। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे जितना हो सके उतना जल्दी आपके पास आना चाहिए, आपको मिलना चाहिए। आज आपसे मिलकर के मुझे सचमुच बहुत खुशी हुई है। ब्रदर, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा है, यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया है ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। ब्रदर, इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करेज और विजडम का परिचय दिखाया है यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने में आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं। कठिन समय यूएई में रहने वाले भारतीय समुदाय की चिंता करने और उनकी देखभाल की, जिस प्रकार से आपने उनको अपने परिवार के सदस्य रूप में संभाला है, मैं यूएई सरकार का, आपका, रॉयल फैमिली का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। ब्रदर, पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। ब्रदर, भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। जल्द से जल्द शांति और स्थिरता की बहाली के लिए भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। ब्रदर, हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को निरंतर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। जनवरी में आपकी भारत यात्रा के दौरान हमने आपस से सहयोग को क्वालिटेटिवली अपग्रेड करने पर सहमति जताई थी। इतने कम समय में भी हमने सभी विषयों में उल्लेखनीय प्रगति की है। दोनों टीमों के बीच भी करीबी संपर्क रहा। आज जिस तरह की परिस्थिति है इसमें भारत और यूएई की स्ट्रेटेजिक साझेदारी, इसका महत्व कई गुना बढ़ गया। हम आने वाले समय में हर क्षेत्र में साथ मिलकर के आगे बढ़ते रहेंगे। एक बार फिर आपके आत्मीयता भरे स्वागत और गहरी मित्रता के लिए मैं हृदय से आपका बहुत बहुत आभार।
तो ये यूएई के राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर पहले यूएई पहुंचे और बहुत अहम दौरा है उनका। इसमें खास तौर पर हमारी ऊर्जा जरूरतों को लेकर के कुछ अहम करार होने जा रहे हैं। और आपने देखा ही कि प्रधानमंत्री ने जो बातें वहां उनके सामने कही, उससे दिखता है कि ये विजिट और यूएई के साथ हमारा जो संबंध है वो इस वक्त कितना महत्वपूर्ण है। खास तौर पर दो बातें सर हम कल से सुन रहे हैं इस विजिट से जो हासिल करना, मतलब जो होना चाहिए होने वाला है। एक तो हमारे स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स जो हैं उसको लेकर के कोई करार हो सकता है कि भाई और बड़े रिजर्व्स होने चाहिए, और एलपीजी को लेकर के खास तौर पर कोई एमओयू हो सकता है। यूएई को लेकर तो हमारा एलपीजी से सीधा का सीधा एक कॉन्ट्रैक्ट है और एलपीजी का बहुत बड़ा हिस्सा हमारा यूएई के साथ है और ये महत्वपूर्ण है। खासतौर से जिस तरह का संकट अभी इस समय तेल का और गैस का चल रहा है, उसमें प्रधानमंत्री की जो 5 देशों की यात्रा है उसमें सबसे पहले यूएई पहुंचकर ये जो तेल पर और गैस पर खासतौर से एलपीजी को लेकर जो बात की गई है, मुझे लगता है यदि और जैसे हमारे रिश्ते एक तरह से स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप यूएई के साथ है, उसमें बहुत मुश्किल नहीं होगी। और खासतौर से जब संकट हो तो दोस्तों को याद करना ही चाहिए। और वो एक तस्वीर आई ना, वो तस्वीर भी दिखा दीजिए एक बार। उनके फाइटर जेट्स ने F-16 फाइटर जेट्स ने एस्कॉर्ट किया प्रधानमंत्री के जहाज को जब वो यूएई के एयर स्पेस में उनको रेस्पेक्ट, ये भी हाँ, ये रिस्पेक्ट का तरीका है, आप आदर दिखाते हैं। तो इससे एक रिलेशनशिप की वो पता पड़ती ना, ताकत भी पता पड़ती है कि आप कैसे किसको समझ रहे हैं। केवल ये नहीं है कि प्रधानमंत्री को या भारत को कोई जरूरत के हिसाब से वो रिश्ते में वहां जा रहे हैं और उस मीटिंग को कर रहे हैं, और उसका मतलब ये नहीं कि कोई सिक्योरिटी का मसला, वो रेस्पेक्ट का मसला है कि स्ट्रेटेजिक तौर पे आप प्रधानमंत्री को और भारत को कैसे देख रहे हैं। दो बातें सर, एक तो हमारी ऊर्जा जरूरतें जो है वो यूएई से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई हैं। दूसरा, हमारा सबसे बड़ा डायस्पोरा जो है गल्फ का, वो वहीं रहता है, यूएई में रहता है। 42 लाख के आसपास, 40 लाख से ज्यादा 40 लाख से ज्यादा भारतीय वहां पर रहते हैं। और आपने ये भी देखा, जो प्रधानमंत्री बात कर रहे थे तो उनकी भी बातों में भी एक रिस्पेक्ट था उनके लिए। बार बार जैसे उन्होंने ब्रदर शब्द का भी इस्तेमाल किया, और उन्होंने यूएई पर ईरान के हमलों का बड़ा जोरदार तरीके से उन्होंने निंदा की है। 2-3 बार कहा कि यूएई को जिस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है वो गलत है, यूएई पर हमले पूरी तरीके से निंदनीय है। ईरान का नाम उन्होंने नहीं लिया, ठीक है, ये भी डिप्लोमेसी का पार्ट होता है, क्योंकि ईरान के विदेश मंत्री तो इस वक्त भारत में है। ब्रिक्स चल रहा है, आप सोचिए, ब्रिक्स का समिट चल रहा है, ईरान का विदेश मंत्री भारत में है, कल उनकी मुलाकात हुई है। अब भारत का प्रधानमंत्री यूएई में और वहां जाके ईरान के हमलों की निंदा कर रहा है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि जब भारत में के अंदर ब्रिक्स की मीटिंग चल रही है विदेश मंत्रियों की, और जो है ईरान के विदेश मंत्री यहाँ आए हुए हैं, ऐसी स्थिति में यूएई यदि प्रधानमंत्री जाते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग भी है। और प्रधानमंत्री ने किंतु परंतु इसमें नहीं किया है, बहुत साफ शब्दों में उन्होंने निंदा करते हुए कहा, ईरान का नाम नहीं लिया, लेकिन ईरान की उन्होंने निंदा की है कि यूएई को टारगेट जो बनाया गया, बता दिया हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। और आपने सही कहा, उसका कारण बहुत साफ है कि पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब के साथ है, सऊदी अरब और यूएई में नहीं बनता है। ईरान और सऊदी अरब और यूएई दोनों के खिलाफ ईरान है, ईरान पाकिस्तान के साथ खड़ा है। तो इस पूरे नेक्सस को ध्यान में रखते हुए लगता है कि मिडिल ईस्ट में एक ऐसा हमको साझेदार मिला है जो बहुत ताकतवर है, जो अमेरिका के करीब भी है, बहुत आर्थिक तौर पर संपन्न भी है, जो हमारी ऊर्जा की जरूरतें हैं उसे पूरा करता है। अभी जो हम एलपीजी लेते हैं उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो संभवतः कतर का है। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री एक अल्टरनेटिव के तौर पर वो देख रहे हैं कि वहां से यदि हमको मिल जाता है, और भंडारण की जो क्षमता होगी डेवलप करना है, उसकी टेक्नोलॉजी तो उनके पास भी होगी, तो बेहतर तरीके से हम कैसे भंडारण की क्षमता, क्या यूएई के सहारे कोई और विकल्प तलाशा जाएगा। जैसे सऊदी अरब ने अपने जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उसके लिए उसने पाइप के सहारे अपना ये किया है, और उसके सबसे बड़ी जो कंपनी है, हाँ, तो क्या कहीं यूएई के साथ इस मुद्दे पर भी बात चल रही है या नहीं चल रही है। बट एक स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक मैसेजिंग है इसमें, क्योंकि प्रधानमंत्री यूरोप की, उनकी जहाज जो है वो यूरोप सीधे भी लैंड कर सकता था, लेकिन बीच रास्ते में उतरा है, तो इसका एक गंभीर सर एक चीज और, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हम आपकी हर संभव मदद करने के लिए तैयार हैं। तो वो मदद किस रूप में प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं? भाई वो यूएई एक सक्षम देश है, वो ईरान जैसा देश नहीं है जिसको इस वक्त मेडिकल एड की भी जरूरत है, खाने पीने की भी जरूरत है, वैसा देश नहीं है। दो चीजें, यूएई को तो केवल अब एक अखबार में बहुत बड़ी खबर आई है कि ये जब युद्ध चल रहा था इसके बीच में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर का सीक्रेट विजिट हुआ था वहां पे, इन्होंने लेकिन उसको डिनाई किया है।
अब इनके मीडिया ने डिनाई इनके किया, मीडिया ने लेकिन deny वो करना आप ठीक कह रहे हैं, वो सच्चा प्राइम है। मिनिस्टर ऑफ इजराइल के ऑफिशियल हैंडल से बताया। ऑफिशियल हैंडल से उसका आया official है। handle दूसरी बात, क्या भारत वो टेक्नोलॉजी देगा यूएई को जो उसके डिफेंस के लिए आवश्यक है? ठीक है सर। क्या अग्नि का कोई वर्जन इनको दिया जा सकता है? क्या ब्रह्मोस का वर्जन दिया जा सकता है? क्या जो अपना जो प्रोटेक्शन के अंदर जो defense की जो हमारे जो डिफेंस सिस्टम है जो अपना है, स्वदेशी है, वो S-400 की बात मैं नहीं कर रहा हूं, जो अपनी स्वदेशी टेक्नोलॉजी से बनाई हुई ये डिफेंस सिस्टम है जो बहुत ही कारगर साबित हुआ पाकिस्तान के खिलाफ, तो क्या उस टेक्नोलॉजी को ठीक है भारत सर, शेयर एक करेगा? इंपॉर्टेंट चीज आपको और बताता हूं। देखिए कैसे चलती है डिप्लोमेसी। ईरान का विदेश मंत्री यहां है, भारत का प्रधानमंत्री यूएई में, दोनों देश युद्ध कर रहे हैं आपस में, और ईरान के विदेश मंत्री की मुलाकात भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से कराई जा रही है, हुई है भारत अजीत डोभाल साहब की मुलाकात, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है ये सब। सर क्या त्रिपाठी जी इस विजिट की इंपॉर्टेंस और जो आपने सुना प्रधानमंत्री को? देखिए, एक तो मुझे लगता है कि इस वक्त जो वेस्ट एशिया है उसमें भारत अपने जो नट बोल्ट है वो दुरुस्त करना चाहता है। हम आज क्या डील करेंगे वो मतलब इससे समझ में ज़्यादा आएगा कि पिछले 3 सालों में 2022 से ये क्रम शुरू हुआ है, 22, 23, 24 और यहाँ तक कि इस 26 की जनवरी में भी हमने $3 बिलियन की एलएनजी की डील की है, हमने उनसे तेल की डील की है। हमारा वो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के साथ स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनर भी हो गया है। यानी अगर इसको एक तरह से देखें तो रक्षा और ऊर्जा क्षेत्र में हमारा एक बड़ा मजबूत सहयोगी वो बना है। आज जो होगा वो उसी का एक्सटेंशन होगा, नंबर 1। दूसरा, इस समय में वहां जो ईरान ने हमले किए थे उसका एक तरह से कहें कि उन हमलों का विरोध करने के लिए भारत वहां खड़ा है, ईरान का विरोध करने के लिए नहीं खड़ा। ये दोनों बड़ी बारीक लाइन है, लेकिन ये है, और शायद इसीलिए यहां पे वो सैयद अब्बास अरागची आए हुए हैं ब्रिक्स की मीटिंग में, तो उनके साथ भारत उस तरह के डिप्लोमेटिक रिलेशंस में है, क्योंकि अभी स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज हमारे वैसे जितने फंसे हुए थे वो सब आ गए। जो लोग पूछ रहे थे ना कि पूरे कब आएंगे, तो उन सबको ये जानकारी लोग पूछ रहे थे ना कि कब आएंगे। एक जहाज हमारा डूबा भी है, तो सारे उसको तो बचा लिया, उसके 14 क्रू मेंबर को जी, तो ओमान के कोस्ट गार्ड ने बचाया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो भारत की रणनीति के लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण है, और इसको यूं भी देखा जाना चाहिए कि अगर ये जो एक अभी सीज फायर है, युद्ध विराम है, वो पूरी तरह से शांति की तरफ जाएगा, तो पश्चिमी एशिया में जिस तरह के हालात होंगे उसमें भारत की भूमिका क्या होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस भूमिका को और मजबूत करने इस पर हम लोग और बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय खबरें भी हैं, ट्रंप वहां है शी जिनपिंग के सामने, और दुनिया भर को जिस तरीके से वो ट्रीट करते हैं शी जिनपिंग के सामने, घिग्गी बंधी हुई है ट्रंप की, वो भी आपको तस्वीरों में दिखाएंगे। और आज तो कमाल ही कर दिया ट्रंप ने। एक प्रोफेसर साहब खड़े हैं मेरे बगल में, सोचिए मैं ट्रंप हूं, ये शी जिनपिंग है, शी जिनपिंग उठ के गए और ट्रंप साहब ने इनका वो खोल लिया पेपर, क्या लिखा, मतलब काहे में से बोल रहे थे, क्या लिखा, लोग नोट्स पकड़ लिए उनके, शी जिनपिंग के नोट उठा लिए। दिखाऊंगा वो तस्वीर आपको थोड़ी देर में, वो समझ नहीं पाए होंगे। हम समीर Whatever, लेकिन ट्रंप कमाल है। लेकिन चलिए कि हिंदी नहीं समझ पा सर, रहे इस पर आगे हम लोग बात करेंगे और डिटेल में, लेकिन अभी जो इससे पहले एक खबर हम लोग कर रहे थे ना, उस पर एक राउंड डिस्कशन नीट पर होना जरूरी है। समीर जी, शिक्षा मंत्री का बोलना जरूरी भी था, इस पर आता हूं सर। शिक्षा मंत्री का बोलना जरूरी भी था, उन्होंने अब इसकी एग्जाम की प्रक्रिया में भी बदलाव का ऐलान कर दिया है, और यह भी बताया है कि भाई इसके पीछे जो है वो कौन सा तंत्र है जो काम करता है, देर आए दुरुस्त आए। देखिए, भारत सरकार के शिक्षा मंत्री को अब जाके इस बात की जानकारी मिली है कि इस एग्जाम में एक बड़ा माफिया गिरोह काम करता है, और उनको लगता है कि अब सीबीटी पे शिफ्ट हो जाएंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, तो बिल्कुल अब कोई गड़बड़ी नहीं होगी, और पूरा मतलब शिक्षा में व्यवस्था में रामराज्य आ जाएगा, सब बिल्कुल साफ सुथरा होगा। इतने लंबे समय से आप शिक्षा मंत्री हो, 2014 से केंद्र में मोदी सरकार की सरकार है, और लगातार पेपर उसके पहले लीक होते रहे, उसके बाद भी तमाम ऐसे मौके आए लीक होते रहे। क्या उसके लेकर कोई हाई लेवल कमेटी बनाई थी? जो कमेटी ने जो रिकमेंड किया था, उस कमेटी का रिकमेंडेशन को सरकार ने तत्काल माना था, उस रिकमेंडेशन को सरकार तत्काल मान लेती, और पहले ही गलती में अगर सरकार उसके बाद हुआ है, उसके पहले भी एक बार कहा गया था कि भाई अगर आप इसको सीबीटी करोगे तो इसके अंदर अनियमितता जो होती है वो कम होगी। ठीक है, सुब्रमण्यम कमेटी बनी थी शायद मेरे अंदाज से, उन्होंने इसका रिकमेंडेशन दिया था। मुझे लग रहा है कि सरकार देर आई है दुरुस्त आई है। सरकार यह सुनिश्चित करे कि भाई अब भविष्य में इस तरीके से ना हो। आपने ठीक है इस बार घोषणा कर दी कि 21 तारीख को फिर से पेपर होगा, लाखों बच्चे इसमें जुड़े रहते हैं और उनका भरोसा टूटता है। यह सुनिश्चित करे केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्री कि भविष्य में पेपर भी लीक नहीं होंगे, और व्यवस्था इतनी पारदर्शी इतनी बेहतर होगी कि बच्चों का उसके ऊपर भरोसा बना रहेगा। मुझे लगता है कि आज शिक्षा मंत्री ने पत्रकार वार्ता ली,
थोड़ा लेट लिया उन्होंने, वो तत्काल लेकर अगर तमाम चीज़ों का जवाब देते तो छात्रों का भरोसा भी बना रहता। लेकिन ठीक है, उन्होंने समय आते कहा और सरकार बड़े कदम उठा रही है। मुझे लगता है इसका आने वाले उन्होंने समय एक में बात असर और देखने कही को है, मिलेगा। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि नीट पेपर में गड़बड़ी एक सामाजिक चुनौती है। मतलब वो बेसिकली कह रहे हैं कि भाई इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं इसमें और ये वो हम ही लोगों के बीच में वो लोग भी हैं जो कि इसमें चोरी करते हैं। सौरभ तब तो फिर ये कह देना कि हम ही लोगों के बीच में डकैती लोग करते हैं तो होम मिनिस्ट्री नहीं होनी चाहिए। भाई सब लोग सामाजिक सुधार में लगे रहें, ऐसा नहीं है। देखिए दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है जब एकेडमिशियन में ये बात कर रहा हूँ बिना राजनीति से लिए हुए, कि OMR पेपर में कम से कम गड़बड़ी के कम चांसेस होंगे। जब कंप्यूटर से आधार पर होता है तो कंप्यूटर तो पूरा कॉम्प्रोमाइज्ड हो सकता है क्या? और JRF के एग्जाम नहीं होते हैं? और आप जरा कहानियां उसकी सुनिए, जरा हॉस्टलों में कहानियां सुनिए कि कैसे JRF में कैसे फ्रॉडगिरी होती है और कैसे फेक तरीके से कॉम्प्रोमाइज इसका जो उदाहरण है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, वो जेई है। मैं जेई का पेपर ऐसे जेई के पेपर की तर्ज पर कराने की रिकमेंडेशन थी। देखिए नहीं है बहुत, हम लोग जब आपको कह रहे हैं तो उसको गंभीरता से आप लीजिए इस चीज को। नहीं आप कह रहे हैं तो कोई मान रहा हूं। हम रोज इसको देखते हैं और कहा भी नहीं जा सकता है। ऑप्शन क्या है सर? कंप्यूटर बेस्ड नहीं करना, OMR बेस्ड नहीं करना, तो फिर क्या करेंगे? उसका एक ही उपाय है, आप ये सारा एग्जामिनेशन NTA बेशक कराए, आप यूनिवर्सिटी को इनको डेलीगेट कर दीजिए। यूनिवर्सिटी जब कराने लगेंगे तो वो सारे अधिकार, अभी आपको मालूम है कि यहाँ पर जितने अधिकार NTA के अंदर हैं 80% कॉन्ट्रैक्चुअल लोग हैं, 80% कॉन्ट्रैक्चुअल है। जो वो ठीक है, वहां से चले जाएंगे 2 करोड़ में बेच लें। स्कूलों में तो सेंटर बनाते हैं, स्कूल में सेंटर बनाते हैं, 2 दर्जन लोग एम्प्लॉई हैं इनके पास खाली। मैं फिर वो कहता हूँ, यूनिवर्सिटी के अंदर ये सब चीजें लीक क्यों नहीं होती हैं? ऐसे ही जगहों पर क्यों लीक होती हैं? इनको आप दीजिए ना। मैं आपकी बात नहीं काटता, लेकिन सर स्टेक्स की भी बात होती है ना। पता है यहाँ का इसके लिए लोग जो है लाखों रुपया देने के लिए तैयार है। पेरेंट्स भी तो तैयार हैं लाखों रुपया देने के लिए। बच्चे के पास थोड़ी 20 लाख रुपए होते हैं। सर एक बात, बाप देता है 20 लाख रुपया। सर एक चीज आप बताइए, कोई जब सेंटर जब आप अलॉट करते हैं तो जब NTA सेंटर अलॉट करती है जी, तो क्या उसके बारे में सारा फुल प्रूफ उसके जानकारी होती है कि एनीवे अब देखिए शिक्षा मंत्री जो कह रहे हैं, वो जब वो कहते हैं ये सामाजिक चुनौती है तो वो यही कह रहे हैं कि भाई 100% फुल प्रूफ कोई चीज हो जाएगी तो इसकी तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि अगली बार से ये सुधार करेंगे, अगली बार से गड़बड़ियां ना हो। सर बहुत अच्छी बात है, मैं तो पहले भी समझता था, लेकिन अच्छा हुआ जैसे ही चुनाव की जिम्मेदारियों से फ्री हुए शिक्षा मंत्री जी, उनको ध्यान आया कि उनका पास मंत्रालय है। राजनीतिक तंज मत कीजिए सर। उस पर मंत्रालय में वो आए हैं। 3 तारीख को पेपर हुआ है, 12 तारीख को लीक हुआ है, 20 तारीख को, 15 तारीख को, 16 तारीख को शिक्षा मंत्री जी बोल रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ शिक्षा मंत्री का बोलना महत्वपूर्ण है। मैं हमेशा कहता हूँ कि अकाउंटेबल लोग जो है ना, उसको सीधे सीधे से बात करें। ये बात सही है ना, ये उन्हीं की जिम्मेदारी, उन्हीं का विभाग है, ही इज द टॉप मोस्ट। बल्कि उनको कहना चाहिए था कि ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं कोई कह देते तो उनका कोई इस्तीफा होना या नहीं होना तो इस पर निर्भर नहीं कर रहा। 21 तारीख को कैबिनेट की बैठक में क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तो महत्वपूर्ण काम यह है कि वो उसकी जिम्मेदारी लेते और कहते कि मैं इसके लिए जिम्मेदार खुद मानता हूँ अपने आप को, और इसमें सुधार। और ये कोई भी उम्मीद नहीं करता कि 100% मतलब ऐसा सिस्टम फुल प्रूफ सिस्टम बनेगा, लेकिन बेहतर सिस्टम हो, बेहतर सिस्टम पर काम हो। और हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि इस तरह से ये जब 21 तारीख को एग्जाम हो, 21 जून को, तो बेहतर तरीके से हो सके और क्या सुधार किए जा सकते हैं, थोड़ा सा उस पर कड़ाई से पालन हो। आपने कमेटी बनाई, उस कमेटी ने जो सुझाव दिए उसको तो मानो। नहीं राधा सर पर्पस क्या रहेगा फिर? नहीं, मैं दुरुस्त कर देना चाहता हूं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जो राधा कृष्णन कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी उसको अक्षरशः लागू किया गया है। अब इसके बावजूद भी हुआ नहीं, उसकी तो रिकमेंडेशन थी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की। एक मिनट त्रिपाठी नहीं, देखिए सबसे पहले तो ये कि जब तक शिक्षा मंत्री जी इस शब्द के पीछे छिपे रहेंगे तब तक इसका भला नहीं हो सकता। हम कहें कि सामाजिक समस्या है, बस इसका सीधा सा मतलब हुआ कि सरकार ने ऐसे ऐसे करके हाथ झाड़ लिया। एक लाइन की बात है ये। मैं वो स्टेटमेंट देख रहा था, वो स्टेटमेंट बता रहा है कि ये कह दिया गया है, ये किया जाएगा, कर लिया जाएगा, इसका कॉन्फिडेंस अभी शिक्षा मंत्रालय को नहीं है। और जहां तक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या OMR शीट की बात है, दोनों अच्छे से हो सकते हैं, दोनों में गड़बड़ हो सकती है, लेकिन जितने बड़े पैमाने पर है उसमें अगर हम
फुल प्रूफ सिस्टम करें तो अगर सीबीटी में गड़बड़ होगी तो उसको पकड़े आसानी से जा सकता है, यानी उसको जिसको कहते हैं ना कि हम ट्रैक कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं कहां से लीक हुआ, वो थोड़ा ज्यादा आसानी से हो सकता है। बाकी दोनों में गड़बड़। मूल बात यह है कि क्या हम इसको सामाजिक समस्या छोड़ के सरकार के तंत्र की समस्या मानेंगे, सिस्टम की समस्या। और एनटीए मैं जिस दर्शकों के एग्जाम्पल के लिए मेरे पास कंप्यूटर पड़ा हुआ है, मैं एग्जामिनेशन सेंटर में हूं और मेरे लिए अलग एक कमरे की व्यवस्था कर दी जाती है, जिसका उस समय जो है वो जो लगा रहता है ना कैमरा, उस समय हटा दिया जाता है और बाकी हमको रिपोर्ट कर दिया जाता है कि किस नंबर को कैसे टिक करना है। हमारे हाथ चलते रहेंगे और कोई और कंप्यूटर भी हमारे लिए काम करता रहेगा, वो ये सब हो जाता है। सवाल ये है, सवाल मैं फिर कह रहा हूं, सवाल महत्वपूर्ण है कि कितना कड़ाई से हम सारे लीकेजेस हैं उसको हम बंद एक बार कंप्लीट कर लीजिए फिर। मैं यही बता रहा हूं, क्योंकि मेरी जानकारी में जो आप कह रहे हैं वो ठीक बात है, लेकिन अगर आप किसी के कंप्यूटर को रिमोट लॉगिन भी लेते हैं, किसी को आप सजे तो भी वो ट्रैक हो जाए, पता चल जाएगा ना। अगर पकड़ना चाहेंगे इसमें तो पता ही नहीं लगेगा और सारी चीजें। सर, हम में से कोई आईटी एक्सपर्ट नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि ये आम तौर पर ब्रेक का समय हो गया। सर, ये पता ही नहीं लगेगा कि डिजिटल चोरी हुई है। डिजिटल फुटप्रिंट पकड़ना आसान है, आसान काम है। देखिए ब्रेक की बात, नहीं, चोरी हो जाएगी तब पकड़ लेंगे ना, पता लगेगा कि हो गई है तब। पैनल डिवाइडेड है इस बात पर कि होना चाहिए, लेकिन इस बात पर भी सामाजिक समस्या ही नहीं है। के बाद आप नीट परीक्षा रद्द होने के बाद री एग्जाम की तिथि आ गई है, उस पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज जो बातें कही हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग होगा अगली बार से, पेपर पेंसिल वाली ओएमआर शीट से एग्जाम नहीं कराया जाएगा, ये अगले साल से होगा। अभी तो वैसे ही होगा पेपर जैसे हो रहा था। इस पर त्रिपाठी जी का कमेंट पूरा नहीं हो पाया था। हाँ, त्रिपाठी जी बोलिए, यहाँ क्या विवाद नहीं, मतलब मतभेद इस बात पे है। प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि ओएमआर ज्यादा सुरक्षित है, जरूरत है सिस्टम को लीक प्रूफ बनाने की। आज जो फैसला हुआ है, उनका कहना है कि ये डिजिटल या कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम, उसमें इनका कहना यह है कि उसमें गड़बड़ी के चांसेस ज्यादा हैं, वो कह रहे हैं कि ये डिजिटल वाला ठीक है। देखिए, मैं आपको बताऊं, डिजिटल फुटप्रिंट को ट्रैक करना आसान है। हम तो ये भी जानते हैं, मतलब मैं ये कह रहा हूं तो आप लोग ये मत समझिएगा कि कुछ गड़बड़ ना समझ लीजिएगा, लेकिन होता क्या है कि पेपर तो ऐसे गायब होता है कि पहला पन्ना जो होता है ना, उसको हटा लिया और अंदर का पन्ना पूरा जो सेटर है वो करके दे देता है और उसके बाद वही पिन लगा दी जाती है। ओएमआर शीट बता रहा हूं, वो देख के, और गोला प्रकार अगर आप लोग जानते हो तो उसी से रख के खट 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 वही नंबर बना दिया। गोला प्रकार, ये मतलब अगर ध्यान में आए तो इसमें सीबीटी में क्या है कि आपकी अगर कोई प्रॉक्सी भी करना चाहेगा तो उसको भी आप ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है सर। इतने मिनट में इतने से ज्यादा क्लिक नहीं हो सकता है, ये भी उसमें बार कर सकते हैं, और जहां वो है जिस सेंटर पर, उसके अलावा उसके नंबर से कहीं और कॉपी नहीं। कंप्यूटर बेस्ड बेहतर है, बेहतर हो। बेहतर इस पर तो फिर अब क्या आगे बात करेंगे। आगे अगली खबर है, दिल्ली हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल के लिए थोड़ी खुशी थोड़ी गम वाली खबर आई है। अब इसमें खुशी ज्यादा या गम, ये बात करेंगे हम। अरविंद केजरीवाल वैसे तो जो चाहते थे वो हो गया, और कुछ ऐसा भी हो गया जो उनके लिए बहुत नुकसानदेह भी हो सकता है। जो शराब घोटाले का मामला, एक्साइज पॉलिसी वाला, निचली अदालत ने उनको एक तरीके से बरी कर दिया था और सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। उसमें दिल्ली हाईकोर्ट में मामला पहुंचा। दिल्ली हाईकोर्ट की जो जज हैं जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा, अब इनके खिलाफ मोर्चा खोला हुआ था आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने, और उन्होंने कहा था ये हमारा मामला ना सुने, ये हमको इंसाफ नहीं करेंगी। उन्होंने उस वक्त अपने आप को केस से अलग करने से मना कर दिया था, लेकिन अब उन्होंने केस से खुद को अलग कर लिया है। ये एक पक्ष है, इसको अरविंद केजरीवाल अपनी जीत बता रहे हैं। केजरीवाल कह रहे हैं सत्यमेव जयते, सत्याग्रह की जीत हुई, क्योंकि वो चले गए थे राजघाट सत्याग्रह करने के लिए कुछ मिनटों के लिए। तो अब लेकिन उन्होंने क्यों रिक्यूज किया जज साहब ने? उन्होंने ये कहा कि आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और 4-5 लोगों के नाम उन्होंने लिए, 5 नेताओं के खिलाफ उन्होंने अवमानना की कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने कहा है, हाईकोर्ट जज ने कहा है कि एक विलिफिकेशन कैंपेन, मतलब जुडिशरी को, खासतौर पर उनको और अदरवाइज पूरी जुडिशरी को बदनाम करने का एक कैंपेन चलाया गया इन नेताओं के द्वारा। इन्होंने एडिटेड वीडियोस वो सोशल मीडिया पर क्लिप, उनके कुछ भाषण के हिस्से काट करके वो सब चलाए। इसमें संजय सिंह है, मनीष सिसोदिया हैं, सौरभ भारद्वाज, इनके भी नाम है। तो उन्होंने ये कहा कि अगर मैं इनके खिलाफ अवमानना का केस चलाऊंगी। अब जिसके खिलाफ आप अवमानना का केस चला रहे हैं उसका केस नहीं सुन सकते, यह नियम है। तो इसीलिए उन्होंने अपने आप को शराब घोटाले के मामले से अलग कर लिया है। तो ये रिलीफ, अरविंद केजरीवाल इसको कह रहे हैं कि देखो हमारा दबाव था, जज साहब ने अपने आप को अलग कर लिया।
जज साहब ये कह रही हैं कि मैं तो इनके खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई करूंगी, इसीलिए अपने आप को अलग कर रही हूं, क्योंकि फिर मैं इनका मामला जो है वो सुन नहीं सकती हूं। इसीलिए हमने कहा कभी खुशी कभी गम। सर, खुशी ज्यादा या गम, संजीव जी? देखिए, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल भले ही अपने आप को खुशी महसूस कर रहे हो, लेकिन आने वाले दिनों में उन्हें गम ज़्यादा मिलने वाला है। स्वर्ण कांता जी ने जिस तरीके से इस बात का जिक्र किया है कि मेरी निजी प्रतिष्ठा को जिस तरीके से धूमिल करने का एक मतलब इंटेंशनली जिस तरीके से उनको लेकर जिस तरीके से एक पूरा प्रचार अभियान सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने चलाया, उन्होंने कहा इसका ये अवमानना है और उसके ऊपर मैं पूरी जांच करूंगी। तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल को ये लग रहा होगा कि भैया वो बच गया, ठीक है, दूसरे जज के पास चलेगी, दूसरी बेंच उसकी जांच करेगी, जो सच्चाई होगी तो दूसरी बेंच के पास भी सामने आएगी। लेकिन जिस तरीके से आपने एक अपने स्वार्थ के लिए, अपने आप को बचने के लिए जिस तरीके से जज के ऊपर आपने, क्योंकि जज तो सोशल मीडिया पर कुछ कह नहीं सकता, जज के साथ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, आपने अपने पूरे प्रचार तंत्र का इस्तेमाल किया, आपने अपने पार्टी का इस्तेमाल किया, अपने ट्विटर और सोशल मीडिया हैंडल का इस्तेमाल करके एक जज की छवि को खराब करने का, प्रतिष्ठा धूमिल करने का जो काम किया है, मुझे लग रहा है बहुत शर्मनाक है और निंदनीय है। अरविंद केजरीवाल, शराब घोटाले का मामला दूसरा जज सुनेगा, वो तो ठीक हो गया, लेकिन ये कंटेम्प्ट का केस कितनी बड़ी बहुत मजबूत है। और जज ने कहा है कि जिस तरीके से मेरे जो बनारस में दिए गए भाषण और तमाम प्लेटफॉर्म पर दिए गए स्पीच को जिस तरीके से तोड़फोड़ करके उसके अंदर आपने इस्तेमाल किया, उसको भ्रामक तरीके से इस्तेमाल किया, उस मामले को मैं आगे लेकर जाऊंगी। और मुझे लगता है निश्चित रूप से जब वो सुनेंगी तो वो इस बात को जानते हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं ने उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की है। और ये सिर्फ उनके ऊपर नहीं, मुझे लगता है पूरी न्याय व्यवस्था के ऊपर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने प्रश्न उठाने का एक प्रश्न चिन्ह लगाया है, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और उसकी पूरी जांच होना चाहिए। मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल के लिए समस्या बढ़ेंगी। अरविंद केजरीवाल जिस केस से बचना चाहते थे उसका तो जो होगा सुनवाई के दौरान होगा, दूसरे जज करेंगे, लेकिन इस मामले में लगता है अरविंद केजरीवाल ये वाला बड़ी गले की फांस ना बन जाए। मैं आपको बता दूं, इस मामले में जस्टिस स्वर्ण शर्मा ने कहा है कि देयर कॉन्डक्ट, मतलब ये जो आरोपी हैं, इसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज और दुर्गेश पाठक, ये 5 नाम है। उन्होंने कहा देयर कॉन्डक्ट फेल विद इन द स्कोप ऑफ क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट। बिल्कुल। द जज क्लैरिफाइड दैट कोर्ट्स वर नॉट सीकिंग इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिटिसिज्म and that judicial orders can be fairly questioned. कह रहे हैं हम आलोचना से बचने के लिए नहीं कर रहे हैं, आप हमारे ऑर्डर्स की भी आलोचना कीजिए। However, she said, the remarks made in the present case cross the line between criticism and contempt. ये आलोचना से अवमानना में चले गए और उन्होंने कहा if you malign the court has the weapon and it will use it. अगर आप कोर्ट को बदनाम करेंगे, कोर्ट के खिलाफ कैंपेन चलाएंगे, तो फिर हमारे पास ये हथियार है कंटेम्प्ट का, प्रोसीडिंग चलाने का, और अदालत उस अधिकार का इस्तेमाल करेगी। ये जो बात है वो उन्होंने कही। त्रिपाठी जी इसमें बताएं जरा, मैं वही बात सुनना चाह रहा हूं, जानना चाह रहा हूं, कौन सी बड़ी रिलीफ बड़ा है या मुसीबत बड़ी है केजरीवाल? नहीं, मुसीबत बड़ी है। ओके, क्योंकि जो मामला है उस पर तो फैक्ट्स एविडेंसेस पर बात होगी, कंटेम्प्ट पर जब बात होगी वो इंटेंशन पर बात होगी। दोनों में बड़ा सीधा सा फर्क है। अगर न्यायिक तौर पर देखें तो ये सीधे सीधे कहा जा रहा है कि आपने अदालत की अवमानना कर दी। अभी इस अवमानना में कोई ये थोड़ी जुटाना है, कोई मनी ट्रेल लानी है, कोई वो सब तो कुछ करना नहीं। यहां क्या है कि आपके पास राउज एवेन्यू कोर्ट का एक मसला था, उसके ऊपर आपको डिबेट खड़ी करनी थी, यानी जिरह करना था, बताना था कि एक पक्ष कहता कि नहीं ये तो घोटाले में है, दूसरा कहता कि भाई हम तो बरी हो चुके हैं, आरोप मुक्त हो चुके हैं। यहां मामला फंसता दिख रहा है। और अगर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने खुद को रिक्यूज किया और वो कह रहे हैं कि कंटेम्प्ट सुनेगी, तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि उनकी नजर में उन्होंने जो कुछ भी अब तक देखा होगा, जो बातचीत की होगी, उसमें वो अवमानना के दायरे में ये लोग आते हैं। और सचमुच जिस तरह से किया था वो अवमानना जैसा ही है, उसमें कोई, और इसकी तो सुनवाई कोई बहुत लंबी भी नहीं चलेगी मेरे ख्याल से, और उसमें सीधी सजा ही होती है। नहीं, मैं समझता हूँ कि जो जस्टिस स्वर्णकांता जी ने किया वो ठीक है कि यदि उनको लगता है कि कोर्ट में के मजाक उड़ाया गया है, उसका कंटेम्प्ट किया गया है, तो उस पर कंटेम्प्ट के लिए वो जा सकते हैं, ये अदालत के पास अधिकार भी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि उसमें भले ही उन्होंने रिक्यूज किया या नहीं किया, इस मामले में उनको अपने आप को रिक्यूज करना चाहिए और ये मामला कोई दूसरा जो बेंच है वो सुने, कॉन्टेम्प्ट, क्योंकि वो कॉन्टेम्प्ट उन्होंने केवल कोर्ट के लिए नहीं कहा है, अपने लिए भी बोला है। अपने लिए कह रहे हैं। जब अपने लिए कह रहे हैं तो अपने मामले की सुनवाई खुद करें। ऐसा मुझे तो ठीक नहीं लगता, बाकी मुझे नहीं पता कि कोर्ट के सिस्टम में क्या होता है। उसको रिक्यूज भले ही नहीं करती, क्योंकि तब भी मैंने कहा था कि भाई ये तो कोई सवाल ऐसे खड़ा कर देगा फिर तो कोई भी केस नहीं चलेगा। होता तो ऐसा ही है, जो कोई भी आदमी कंटेम्प्ट में जाता है, तो जिस फैसले, जिस मुकदमे की में कंटेम्प्ट होता है किसी, तो वही नहीं, वो अलग मामले होते हैं, वो कोर्ट के मामले कंटेम्प्ट के दूसरे होते हैं जिस पर फैसले पर कोई बात की गई हो। ये तो जब आप जज साहब खुद अपने ऊपर मान रहे हैं कि कंटेम्प्ट हुआ है,
बेहतर होगा, मैं वो उस पर नहीं जा रहा क्योंकि मुझे जुडिशरी की इतनी जानकारी नहीं है। बेहतर होगा कि वो अपनी तरफ से भी एक तरह से इस तो मामले क्या को करें, दोनों से खुद को हटाना नहीं, चाहिए अब था, या खुद को शराब तो- घोटाले का नहीं, सुनना है तो सुनती इसको। नहीं, अब वो तो मामला ही खत्म हो गया। जब आप कंटेम्प्ट पर आ गए तो वैसे भी नहीं जा तो सकते, सुन नहीं सकते। सुन नहीं सकते, इसलिए चाहना नहीं हुआ ये। उससे इसको ये बोलना कि उन्होंने रिक्यूज कर लिया अपने आप को, वो नहीं है, वो तो सिस्टम में है कि आप नहीं कर सकते, सुन सकते। लेकिन जब खुद के लिए आपको लग रहा है कि कंटेम्प्ट हुआ है, ठीक है, इस तो पर नहीं नहीं सुनना जा रहा चाहिए कि था। बोलिए, उसको सर बताएं। दूसरे कोर्ट में भेजना चाहिए, वो ज्यादा बेहतर होगा। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि, उन्होंने कहा आपने अदालत की अवमानना की है और अदालत की अवमानना के लिए वो केस सुन रहे हैं। ऐसा आया है, ऐसा फाइल किया गया है कि कंटेम्प्ट बनता है और उसकी वो सुनवाई कर रहे हैं। अभी इतनी ही है। मैं तो ये मानता हूँ कि उनको रिक्यूज भी नहीं करना चाहिए। एक ऐसा ये तरीका बन जाएगा। और मैंने शुरू में कहा था कि जब चीफ जस्टिस गवई केस सुन रहे थे तब तो चार्ज बढ़िया से लगाया जा सकता था कि भाई चीफ जस्टिस पर आरोप लगाया जा सकता था कि भाई उनके तो पिताजी कांग्रेसी हैं, कांग्रेस के समय वो हाई कोर्ट जज में आए, वहां से ये सुप्रीम कोर्ट आए, तो माना कि भाई आपका पूरा चूंकि संस्थान ही कांग्रेसी है, पूरा आपका परवरिश वहां से हुआ है, आपके पिताजी कांग्रेसी हैं, तो आपको तो सुनना ही नहीं चाहिए, आप कांग्रेस से इन्फ्लुएंस्ड हैं। तो ये मामला कितना दूर तक जाएगा? हर जज की चीजें खोली जा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ भी बैठा हुआ है, हर जज के ऊपर इस प्रकार के आरोप लगाए जा सकते हैं। और तब जिसे हम कहते हैं कि जुडिशरी का जो है आप पूरी तरीके से कटघरे में आप तो खड़ा शराब करें। घोटाला का आप कह रहे हैं कि सुनना तो इन्हीं को चाहिए था। मेरी समझ से इनको बिल्कुल ही रिक्यूज नहीं करना चाहिए था। एक गलत नहीं, वो अब परिपाटी ये है ना सर, ना अगर कंटेम्प्ट सुनेंगे उनके चलाएंगे तो नहीं सुन सकती। मैं एक चीज एक बताता हूँ। एक बहुत बड़े वकील एक बहुत बड़े केस की सुनवाई के साथ में के लिए प्लीड कर रहे थे। जो जज सुन रहे थे और वो जो वकील थे वो विदेश में दोनों एक ही साथ दौरे पर थे। दोनों छुट्टी में, वेकेशन में तो जाते हैं ना लोग, तो कहना शुरू कर दे कि भाई ये तो पूरा अंडरस्टैंडिंग पहले से सर, अगर मैं कह रहा हूं, उन्होंने कहा कि नहीं, अगर ये नियम है, मैं नहीं जान रहा, लेकिन जो पढ़ने में आया वो यही है कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कंटेम्प्ट का केस अदालत चला रही है तो उसका दूसरा मामला नहीं सुनेंगे, क्योंकि फिर आप प्रेजुडिस पाए जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा कि ये कंटेम्प्ट से ज्यादा पहले उन्हीं के उसको, हाँ, ये बात ठीक है कि भाई वो सुन लेते, उससे रिक्यूज ना करते। नहीं, आगे बढ़ते हैं। देश में एसआईआर फिर होगा, मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसका तीसरा फेज जो है वो शुरू होने वाला है। इसका ऐलान निर्वाचन आयोग ने कल किया। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इस साल 16 राज्यों में और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर का प्रोसेस किया जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया 30 मई से 23 दिसंबर तक चलेगी। इस दौरान करीब 37 करोड़ वोटर्स का वेरिफिकेशन होगा। जिन राज्यों में अब इस फेज में एसआईआर होना है उनमें पंजाब है, उत्तराखंड है, मणिपुर है, अगले साल चुनाव होने वाला है यहां पर। बाकी 13 राज्यों में 2028 और 2029 में इलेक्शन होना है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक एसआईआर के तीसरे चरण में करीब 3,94,000 बूथ लेवल ऑफिसर्स, मतलब बीएलओ, घर घर जाकर 36 करोड़ 73 लाख मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। इस पूरी प्रक्रिया में राजनीतिक दलों की ओर से नियुक्त 3,42,000 बीएलए भी सहयोग करेंगे। चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से प्रत्येक मतदान केंद्र पर बीएलएज नियुक्त करने की अपील भी की है, ताकि पुनरीक्षण प्रक्रिया पारदर्शी हो और उसकी सहभागी वो बन पाए। आपको बता दें, एसआईआर के पहले और दूसरे फेज में 10 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। एसआईआर के बाद बिहार में, पश्चिम बंगाल में, पुडुचेरी, असम में यहां पर चुनाव भी हो चुका है, जबकि केरलम में कांग्रेस गठबंधन और तमिलनाडु में टीवीके ने जीत भी हासिल कर ली है। एसआईआर के तीसरे फेज के बाद हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर पूरे देश में यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। 3 बचे हुए राज्यों में खराब मौसम और जनगणना के कारण एसआईआर के शेड्यूल की घोषणा बाद में की जाएगी। अब जहां जहां चुनाव आएगा वहां वहां एसआईआर का विरोध होगा। बिहार में चुनाव था तो वहां विरोध हुआ, बंगाल में चुनाव आया तो वहां विरोध हुआ। अब पंजाब में विरोध हो रहा है, क्योंकि पंजाब का इलेक्शन अगले साल है, सबसे नजदीक है। पंजाब सरकार के मंत्री एसआईआर का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी की टूल किट की तरह काम कर रहा है। यह तो 3 करोड़ पंजाबियों का वोट काटने की साजिश है। देखिए, एसआईआर की जो एक्सरसाइज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पंजाब में कर रहा है, इसके साथ वो भारतीय जनता पार्टी का एक टूल बन के पंजाब में पहुंच रहा है कि कैसे लोगों की वोट जो है उसको काटना है, उसकी वोट को खत्म करना है। ऐसा षड्यंत्र जो है भारतीय जनता पार्टी 3 करोड़ पंजाबियों के खिलाफ रच रही है। सो जो भारतीय जनता पार्टी का एंटी पंजाब चेहरा है अब 3 करोड़ पंजाबियों के सामने नंगा हो चुका है। ये पंजाब के लोगों की वोट काट के पंजाब में राज करना चाहते हैं।
ये मतलब तेजस्वी यादव अपने नोट्स ममता बनर्जी को दे देते, ममता बनर्जी अपने नोट्स जो अरविंद केजरीवाल को दे देती हैं, भगवंत मान को दे देती हैं, तो भी काम हो जाता, क्योंकि सेम बयान, सेम एटीट्यूड एसआईआर के खिलाफ आपको हर उस जगह दिखाई देगा जहां पर इलेक्शन होने जा रहा है। ऐसे मत करिए, नहीं जिस पहले ये मत करिए आप मतलब, अरे भाई नोट्स किसका लिया जाता है? ना मतलब हमको Topper क्या का बोलना है इस पर, वो कह रहा हूँ। अरे आप यही तो समझिए, आप ऐसी बात क्या कहें, वो कर वही रहे हैं भाई। अगर जो फेल हो रहा है उसका नोट्स लिया तो फेल होंगे, ये भी तो समझिए। नोट्स तो उसका लिया जाता है जो टॉपर हो, उसको कॉपी किया जाता है। नहीं, तो मैसेजिंग बहुत बड़ी। नहीं दो वहां पास प्रॉब्लम भी ये किया है ना, जो प्रोफेसर साहब कने भी नीट की बात कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि वो जो दूसरा जो पास हो रहा है बार बार, वो पर्चा उसके पास है, वो पर्चा पहले पा चुका है। एसआईआर का विरोध इसीलिए तो है। मैं यही कह रहा हूं कि अगर आपके मन में ये है कि वो पर्चा पा चुका है, इसलिए हम ना पढ़ेंगे ना पेपर करेंगे, ऐसे मत बोले। तमिलनाडु और केरला दो उदाहरण ये बात आपने बिल्कुल ठीक की। केरल में और तमिलनाडु में कोई शोर नहीं हुआ एसआईआर पर। अब उसका भी बहाना आ जाएगा कि वहां तो बीजेपी है ही नहीं, इसीलिए शोर नहीं हुआ। और ये भी तो मजेदार कह सकते हैं कि सारी जगह थोड़ी पेपर लीक नहीं नहीं नहीं, मजेदार बात है कि ये बात शशि थरूर ने कहा नीट कि का देखिए पेपर वहां सारी तो जगह कोई थोड़ी ये नहीं है। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा वोट कटे और कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ तमिलनाडु में। हाँ समीर जी, अब पंजाब में शुरू हो गया। नहीं, अब निश्चित रूप से वहाँ तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो उसका विरोध निश्चित रूप से करेगी, और जहाँ भी विपक्ष की सरकारें होंगी वहाँ इसका विरोध किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और चुनाव आयोग को भी पता है कि जिस तरीके से बिहार में जब एसआईआर हुआ तो विरोध हुआ था, उसके बाद जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने इसका विरोध करने की कोशिश की थी जब उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ था, बंगाल में ममता बनर्जी ने पूरा आसमान सर पे उठा लिया था, सुप्रीम कोर्ट तक चली गई थी उस मामले को लेकर। लेकिन चुनाव आयोग ने मुझे लगता है कि तत्काल इस बात की व्यवस्था सुनिश्चित की कि बचे हुए जो 36 करोड़ वोटर्स है, मतलब 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश, वहां पर इसको किया जाए। हालांकि सब जगह चुनाव नहीं है, अभी जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर भी है, पंजाब में भी है। मणिपुर मुझे लगता है कि एक सबसे बड़ा संवेदनशील क्षेत्र है जहां पर अभी एसआईआर होने वाला है, वो राज्य अभी भी शांत नहीं है। वहां पर जिस तरीके से कर्फ्यू लगा हुआ है, जिस तरीके से वहां हो रहा है, वहां एसआईआर कैसे इंप्लीमेंट होगा, ये एक बड़ी चुनौती होगी। मुझे लगता है कि मणिपुर को थोड़ा नॉर्मल होने की तरफ बढ़ने देना चाहिए था, उसके बाद होता। हालांकि ये बात भी सही कि मणिपुर में भी चुनाव है 2027 में, उसको टोटल अगर छोड़ के 7 राज्यों में अगर आप देखें तो चुनाव है। बाकी सब जगह हो चुका है, बिल्कुल यूपी में भी हो चुका है, बिल्कुल यूपी में भी हो चुका है। तो मुझे लगता है कि अभी अगले 2027 में 7 राज्यों में चुनाव है। अगर मार्च की बात करें तो 5 राज्यों में चुनाव मैं है। जानना चाह रहा हूं, क्या इस एसआईआर पर हर राज्य में ऑपोजिशन पार्टीज ने जो भी माहौल बनाया, वो माहौल बना पाए क्या? मतलब आप बात तो तब है ना कि आप जनता के बीच में ये बात ले जा पाए कि हाँ भी कुछ गड़बड़ हो रही है, चुनाव हो रहे हैं, नतीजे भी आ रहे हैं, सब नतीजे स्वीकार भी कर रहे हैं और फिर भी कह रहे हैं कि बेईमानी हो रही है। जनता में माहौल बनता तो जनता सड़क पर आ जाती ना, जनता को कोई रोक नहीं सकता न बुला सकता। सही, दोनों बातें हैं। और अब मुझे लगता है एसआईआर जितने राज्यों में बची है उसमें बेहतर तरीके से समय पर हो जाए। पंजाब का चुनाव सबसे पहले होने वाला है तो वहाँ जल्दी से जल्दी हो जाए तो वो बेहतर है। इस बहस पे नहीं जाना चाहिए जैसे अभी हुआ। वो प्रॉब्लम ना हो कि बंगाल में जैसे बंगाल में जो हुआ कि हाँ एंड एंड टाइम तक लास्ट मिनट तक चल रहा है और वो 27 लाख वोटों का जो अभी तक भी हिसाब नहीं हुआ, जिसकी चर्चा तो हमें हर बार करनी चाहिए, तो वो उसको होना चाहिए। और एसआईआर पर अब कोई विवाद नहीं है और जनता में से कोई भी लोग नहीं आया साथ में। लेकिन विजय जी ये भी चर्चा कर दीजिएगा कि जो 90 लाख वोट कटे वो भी सड़क पर उतर करके मरे हुए लोग नहीं आकर के कह रहे हैं। तो मैं तो सबके लिए कह रहा हूँ ना, एसआईआर में यदि वो 27 लाख तो आ की जाते जो मरे हुए कि वो लोग भी जिंदा है, वोट कर तो लिया सब दोनों बातें ठीक है ना, दोनों लोग बातें बाहर ठीक नहीं है। भी आए, हाँ। मतलब इसका मतलब कोई इसका फर्जीवाड़ा मतलब नहीं हो रहा था। हाँ। और भाई जिनकी सुनवाई परेशानी- पूरी नहीं हो पाई वो भी जेन्युइन बात है। वो भी तो जेन्युइन है। वो तो 27 लोग, वो लाख लोग वो भी नहीं आए हैं वैसे तो। और अभी तो कोर्ट में वो 30 सीटों पर गए हैं, उसका भी फैसला होना है, बहुत सारी बातें हैं। और ये कहना कि नहीं केरल और तमिलनाडु में हुआ वो अच्छा है, मतलब इसको कोई लॉजिक नहीं कर रहा, लेकिन ये वैसा का वैसा एग्जाम्पल है कि नीट के पेपर सारी जगह लीक हुए हैं क्या? नहीं, इसको अब आप देखिए, अब आप नहीं, शरारत वो कर तो रहे हैं। सब जगह अलग-अलग चीजें वहां अलग-अलग सस्पेंस होता इसलिए है। नहीं हुआ क्योंकि बीजेपी प्लेयर नहीं है वहां पे। नहीं, बस बीजेपी सिंपल। प्लेयर की बात नहीं वहां है। बीजे अगर हाँ, अगर वो ठीक है, मैं तो ये कह रहा हूँ इसको इस तरह से नहीं देखना चाहिए। जहां राहुल और बार-बार गांधी की ये सरकार कहना है जिसको वहां भी पर मैं- लीक नहीं एक होती सेकंड, है। एक सेकंड, complete शिकायत केवल वही लोग करते हैं जो फेल होते हैं। ये ठीक है बात, ये बात हमेशा यही ठीक हो रहा है ना। यही होता है रिवीजन के लिए। आप बोलिए। प्रोफेसर साहब तो जानते ही हैं, रिवीजन आपने- के लिए वही लोग आते हैं ना जिसकी जिनके कंपार्टमेंट रिपोर्ट- आती है। हाँ। नहीं, आपने मेरी बात कह दी है। जहां राहुल गांधी और उनके सहयोगी की सरकार है वहां पेपर लीक नहीं होता है, और जहां भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेती है वो पेपर लीक होने अभी के तो कारण दूसरी सरकार मांग भी बना आ लेती है। गई। मुझे लगता है कि मुर्गी अंडा टाइप वही है। शाश्वत शाश्वत विचार है। अब वो बहस है। अगला विषय भी मुर्गी अंडा वाला ही है, ईवीएम की बैलेट। वही कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग चाहिए कि कागज वाली टेस्टिंग? नहीं, मुझे लगता है इस पे ये भी अब इस बहस पता खत्म तो हो बयान जानी है ये बात बहस देखिए। खत्म हो जानी चाहिए। अब तो 19 उससे आगे राज्यों जो में सुप्रीम कोर्ट चला एसआईआर गया के उस पर बीच जाना चाहिए। अब फिर से मांग की बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, और बैलेट से चुनाव कराया जाए तो बीजेपी कहां है हमारे सामने टिकती है? ये आरजेडी ने कहा है, तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि अगर ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाते तो बिहार में भी एनडीए हारती, देश में भी एनडीए हारती।
और इतनी बड़ी बड़ी बातें उन्होंने किस आधार पे कही? भोजपुर बक्सर एमएलसी के उपचुनाव में आरजेडी के प्रत्याशी सोनू राय की जीत हो गई। लूटने की आदत है ना पुरानी, पता नहीं है तो कैसे लूटा जाता है। उन्होंने कहा कि यह उपचुनाव जो है ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से हुआ था, ये बहस ही बेमायने हो इसमें हम जीत गए, जेडीयू को हमने हरा दिया। और इसके बाद तेजस्वी यादव ने एनडीए पर जो है ये बात कही। बयान अगर है तो सुना दीजिए। एमएलसी जो है वो पॉपुलर मैंडेट से नहीं चुना, और अगर बैलेट पे चुनाव होगा तो बीजेपी जो है कहीं टिकने वाली नहीं है, एनडीए कहीं भी टिकने वाला नहीं है। आप सब लोगों को पता होगा कि जब बैलेट पे बिहार विधानसभा की गिनती हुई थी, जो अभी विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ, राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के प्रत्याशी लगभग 150 से भी ज़्यादा सीटों पर विजय प्राप्त किए थे। लेकिन सरकार में बैठे लोग मशीन तंत्र, धन तंत्र, छल कपट करके हम लोगों को हराने का काम किया गया। आज भी अगर मशीन से गिनतियां होती हैं तो पूरा दिन लग जाता है, रात के 1-2 बजे तक गिनती होती है। पहले भी वही होता था, लेकिन कोई फर्क नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि भाई जब समय उतना ही लग रहा है तो बैलेट पे ही क्यों नहीं वोट। राइट साहब जो कह रहे हैं, जब समय तो उतना ही लगता है जितना कागज वाली गिनती करने में लगता है, ईवीएम में भी सर, इस कागज बहस से आगे निकल जाना चाहिए। हम तो निकल गए, देश भी निकल गया, वो देश नहीं भी निकल निकल पाए। गए। वो नहीं निकल पा रहे तो वो याद पीछे दिलाता छूट हूं। जाएंगे। विजय जी, वो ऐसा- निकल विजय जी, नहीं पा रहे तो वो पीछे छूट जाएंगे। विजय जी देश आगे बहुत चल सारे रहा है। अकाउंटेंट आप बैंक में देखते होंगे कि अभी भी वो मशीन पर उनको भरोसा नहीं होता नोटों की गड्डी गिनने में, वो अभी भी थूक लगा करके ऐसे ऐसे गिनते रहते हैं। तो टेक्नोलॉजी पर बहुत लोगों को भरोसा नहीं है। अब ये उनको बताना चाहिए था। एमएलसी का चुनाव डायरेक्ट, वैसे तो मैं कह रहा हूँ एक चुनाव, डायरेक्ट सर, वोटिंग एक नहीं चुनाव होता ना। इतने एमएलसी वैसे बनवाते मैं हैं, आपको आपको दिल की पता बात है, कहूं। उनके वो एक एमएलसी चुनाव, के चुनाव कोई भी की एक जीत चुनाव, पर बोल रहे हैं। जी। कोई भी एक चुनाव कागज से करा ही ले, हाँ, बैलेट से करवा ले। एक बार करवा ले। मेरे ख्याल से देखते हैं वहीं करवाए जहां पर ये मांग हो रही है, उसकी एक विधानसभा में ये करवा कर देख लिया जाए कि नतीजा क्या होता है और क्या जब नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर इतना ही है तो कर्नाटक का चुनाव उसी से करा लें, या कर्नाटक त्याग पत्र देके करा लें। भाई इतनी अगर सबकी इच्छा है तो जहां जो नहीं मान रहा है वो अपनी सरकार गिराए। भाई अगर जो मान रहा है वो क्यों जाएगा? जो नहीं मान रहा है तो तेलंगाना की कर सकते हैं, वो कहें कि भाई हम अपनी सरकार छोड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएं और कहे कि ये हम कर रहे हैं। केरल चुनाव में भी दोबारा मतदान हो जाना चाहिए। नहीं, केरल में इसी क्यों, आधार सर? पर। केरल में केरल सरकार तो- बनी है ना, उसी से केरल EVM पे पर मैं- बनी है। सर, मैंने कह नहीं रहे ना। मेरी तो इच्छा ही रहेगी, मैंने तो कागज वाला वोट ही नहीं डाला। केरल में 2 बार करा दो, अच्छा 3 इस बार पे करा याद दो, दिला बीजेपी दो। हाँ, अच्छा बीजेपी किया जा रही है कि नहीं जा आपने, रही? अच्छा किया आपने कह दिया। तेजस्वी जी को भी कागज वाला वोट याद नहीं है। इन्होंने हमको नहीं डाला याद होगा। है, हम काउंटिंग में भी उस वक्त रहे हैं। भैया पिक्चर चलती थी टीवी पे, ये कह रहे हैं कि उतना ही अरे टाइम लगता है। हमने वो अरे वो उसका इशू वो नहीं है ना, टाइम नहीं इशू नहीं नहीं है। हमें अभी तो नहीं उसका- डाला कागज वाला वोट, हमेशा बैलेट वाला डाला अरे वोट। हमेशा इंतजार रहता था कि 3 दिन तक फिल्म देखते रहेंगे। देखो क्या बहुत कह रहा सारे है, लोग फिल्म चलती थी टीवी में। हाँ हाँ, अरे जब काउंटिंग होती थी तो काउंटिंग के लिए सर, ये इतिहास की बात है। आप नए जमाने में काउंटिंग सेंटर में पिक्चर चलती नहीं रहती नहीं थी। टेलीविजन टीवी पे, पे दूरदर्शन चलाई पे चल जाती रही थी। थी, क्योंकि 3 दूरदर्शन। दिन तक काउंटिंग चल रही है तो लोग फिर अब पिक्चर क्या देख करें? रहे लोगों को व्यस्त रखने के हाँ, फिर वो नतीजे आते रहते थे, वो बड़ा बात। चले एक ब्रेक ले अब लेते लोग हैं। बदल जाते हैं टेक्नोलॉजी के साथ। बहुत सारे लोग एक ब्रेक इससे पता लगता है कि प्रोफेसर हम साहब को पुराने जमाने के आदमी और आपके हाँ, नहीं प्रोफेसर साहब को पता होगा, पैसे एक जमाने में लोग कंप्यूटर का भी विरोध करते थे, लेकिन अब वो कंप्यूटर को एक्सेप्ट कर लिया। पुराने जमाने की हाँ, बजाय आप कह दिए कीजिए ना, आपकी इनके जमाने में। मिडिल ईस्ट की टेंशन, हॉर्मुज का संकट और असर पूरी दुनिया पर, और हम पर पड़ा थोड़ा लेट लेकिन आ गया। दुनिया भर में ऑयल क्राइसिस और ऑयल प्राइसेस दोनों से हाहाकार मचा हुआ है। अभी तक इससे अछूते थे, मतलब दाम तो नहीं बढ़े थे हमारे यहाँ, बहुत प्रयास भी हुआ कि भाई बड़े ना बढ़ाने पड़े, लेकिन आखिरकार पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ा दी गई है। जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ती जा रही है, अब बड़े ही लेवल पर है। अब तो ऑयल कंपनियों को जिस तरीके से हजारों करोड़ का नुकसान हो रहा है, एक एस्टिमेट बताया था पेट्रोलियम मंत्री ने कि रोज 1000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। ये था ना सर? यही था। अब 76 दिन की जंग के बाद भारत ने भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ गई। देश भर में पेट्रोल और डीजल दोनों 3-3 रुपए पर लीटर महंगा हो गया है, और सीएनजी की कीमत भी 2 रुपए प्रति किलो बढ़ा दी गई है। ऑयल और गैस की कीमतों में इजाफा होगा, इसका अंदेशा तो अब सभी लोगों को था, बस कब होना है यही बात रह गई थी। हमारे यहाँ भी पूरा पैनल सहमत था कि भाई दाम तो बढ़ेंगे ही, आज नहीं तो कल बढ़ते। अब सवाल यह है कि जिस तरीके से बाकी देशों में 30% से लेकर कहीं कहीं तो 50% भी ऑयल प्राइसेस बढ़ा दी गई हैं, हमारे देश में ये जो बढ़ोतरी की गई है, क्या अब हो गया इतना ही था?
या अभी और आगे बढ़ेगा, ये सवाल है। और प्राइम मिनिस्टर ने 5 दिन पहले 2 बार देशवासियों से पेट्रोल डीजल को कम खर्च करने की भी अपील की थी। इसलिए भारत में ये बात चलने लगी थी कि तेल कंपनियों के ऊपर प्रेशर है कि वो दबाव बढ़ाएं। इनफैक्ट अभी भी ये कहा जा रहा है कि 3-3 रुपए से कुछ होगा नहीं, 15 से 20 रुपया, कुछ लोग तो इससे भी बता रहे हैं 15 से 20 रुपया मिनिमम उनका शॉर्टफॉल है अभी भी पर लीटर पर तेल कंपनियों का। तो ये जो 3 लीटर अभी बढ़ाया गया है, ये अभी के प्राइसेस के हिसाब से 3.2% बनता है। इतनी बढ़ोतरी हुई है, तो क्या अभी और होगी, इसकी बात हम करेंगे। जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो भी हम आपको बता दें। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला बोला और प्रधानमंत्री मोदी को महंगाई मैन कहा है, महंगाई मैन। अखिलेश यादव ने कार्टून शेयर करके लिखा है कि आगे बढ़ना है तो साइकिल ही विकल्प है, क्योंकि साइकिल उनका चुनाव चिन्ह है। कार्टून में एक शख्स समाजवादी टोपी में साइकिल पर सवार है और वो कह रहा है कि हमने तो पहले ही कहा था साइकिल से बेहतर कुछ नहीं है। अब कांग्रेस पार्टी इस पर क्या कह रही है, एक रिएक्शन आपको दिखा देता हूं। उनके सांसद इमरान मसूद क्या कह रहे हैं। अखिलेश यादव साइकिल से ही चलते हैं। धीरे धीरे झटके लगेंगे, ये 20 रुपए बढ़ेगा, 20 से भी ऊपर ना चला जाए, ये इनके हाथ में नहीं रहा है। अब लकीर पीटते रहिए, अब तो धीरे धीरे झटके दीजिए और देश को भुगतान के लिए तैयार हो जाना चाहिए। चूंकि देश को भुगतना है, अब सोने के ऊपर, अभी खाने के ऊपर भी आ जाएगा कि रेस्टोरेंट में खाना मत खाओ चूंकि गैस नहीं मिल रही है, ट्रैवल मत करो, खुद ट्रैवलिंग में इनकी कमी नहीं होगी। तमाशे हो रहे हैं कि रिक्शाओं से विधायक जा रहे हैं, मोटरसाइकिल पे मुख्यमंत्री जा रहे हैं। अरे कितना तेल मुख्यमंत्री रिक्शाओं में, प्रधानमंत्री के एक आयोजन पे जितना खर्च हुआ है इतना है, 1 साल में नहीं खर्च कर सकते, सबका इकट्ठा करके भी लगा लो आप। और प्रधानमंत्री जी को पार्लियामेंट बुला करके पार्लियामेंट को बताना चाहिए कि देश के अंदर हो क्या रहा है, किस परिस्थिति की तरफ आप लेकर जा रहे हो। कभी आप लॉकडाउन की ओर इशारा करते हो, कभी आप सोने खरीदने के ऊपर रोक लगाते हो, सोने का दाम एकदम ऊपर चढ़ता है, कल चांदी का दाम ऊपर चढ़ा फिर धड़ाम से नीचे गिरा। आप कहाँ क्या करना चाह रहे हो, कहाँ खड़ा करना चाह रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये तो वैश्विक संकट है, लेकिन अगर सही रहते, सही निर्णय हो जाते तो हम इस संकट के अंदर ना फंसते। पहली बात तो मैं नहीं समझ पाया कि इमरान मसूद जी इतना खुश होकर क्यों ये बातें बता रहे थे। अभी तो 20 रुपया और बढ़ेगा, मतलब जैसे वो चाह रहे हैं कि 20 रुपया बढ़े तो मोदी सरकार को और पीट पाए हम। ठीक है, वो उनका काम है सरकार की कमियां निकालना, लेकिन मतलब डिस्कशन कीजिएगा। अखिलेश यादव साइकिल से लखनऊ से दिल्ली आते हैं या एक शहर से दूसरे शहर जाते थे तो, या जाते हैं तो साइकिल से आते हैं। सर सरकाजम, आप विजय जी के साथ रह के सरकाजम नहीं समझे अभी तक। नहीं, मैं तो ऐसे जानकारी के लिए नहीं, अब ये जो बात है वही बात चलिए जो इन्होंने कहा। अभी तो 20 रुपया बढ़ेगा उन्होंने कहा, दुनिया भर में दाम बढ़े, दुनिया भर में बढ़े, इनफैक्ट भारत में सबसे लेट बढ़े, ये सबसे कम बढ़े, सबसे कम बढ़े, सबसे लेट बढ़े। तो पहले तो ये बात करें क्या अभी और बढ़ेंगे। ये जो बताया जा रहा है पर लीटर अभी भी 20 रुपया 25 रुपए का नुकसान हो रहा है तेल कंपनियों को, ये बात तो सच है। तो क्या वो सारी भरपाई करने के लिए उतना ही बढ़ाना पड़ेगा दाम। देखिए, सरकार की हर संभव कोशिश है कि जनता के ऊपर किसी तरह का बोझ ना बढ़े। और मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार 2 दिन जिस तरीके से अपील की थी देश की जनता से कि भाई अपना पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करें, तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि भाई जनता के ऊपर बोझ कम पड़े। लेकिन अब स्थितियाँ इतनी अपरिहार्य हो गई होगी तो सरकार को लगा होगा कि भाई 3-3 रुपये भी बढ़ा दिया जाता है पेट्रोल डीजल के ऊपर, और फिर आने वाले समय में अगर स्थिति और विकट होगी तब देखेंगे। सरकार चाहती तो एक बार में 10 से 15 रुपये भी बढ़ा सकती थी, लेकिन सरकार ने 3 रुपये बढ़ाया। और मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में जिस तरीके से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी है, जितने पहले बढ़ा दी गई है, प्रधानमंत्री मोदी ने, और भारत के अंदर अगर आप देखेंगे तो बहुत देर से कीमतें बढ़ी है और सबसे कम कीमतें बढ़ी है। ये बताता है कि केंद्र सरकार की पूरी इच्छा थी कि जहां तक हो सके देश की जनता को इस महंगाई से, इस बड़ी कीमत से बचा के रखा जा सके। लेकिन चूंकि यह मामला वैश्विक संकट का है, अभी तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज से कोई नॉर्मल डिलीवरी शुरू नहीं हुई है, वहां से भी जो स्थितियां बनी हुई है, सरकार जानती है कि संकट लंबा चलने वाला है। ऐसे में सरकार ने मुझे लगता है प्रिवेंटिव स्टेप लिए और तेल कंपनियों को जो घाटा हो रहा था उसके लिए 3 रुपये बढ़ा दिए हैं अभी। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि सरकार ने आज 3 रुपये बढ़ाए तो कल फिर कोई पैसे बढ़ोतरी होने वाली है। मुझे लगता है अभी 1 सप्ताह कोई बढ़ोतरी नहीं होगी और उसके बाद सरकार को लगेगा कि अभी कोई दूसरे स्टेप्स काम नहीं कर रहे हैं, पैसे बढ़ाना, इसकी कीमतें बढ़ाना ही एक दूसरा अंतिम विकल्प है, तो सरकार उधर भी जाएगी। लेकिन सरकार बार बार कोशिश कर रही है कि आप काम करो और इसका पैसे बढ़ने की जो स्थिति वो ना आ सके। देखिए, जो अपोजिशन कह रहा है वो क्या कह रहा है। एक तो ये कहते हैं कि भाई
ये जो अभी दाम है 90 रुपए के आसपास, मान लीजिए अभी तो 100 के आसपास हो गए, अगर लेट मतलब 85 से 90-95 की का जो वो जो है वो तो काफी टाइम से भारत के अंदर उसी बीच में चल रहा है। वो ये कहते हैं कि भाई जब 60-70 रुपया बैरल कॉस्ट थी तब भी तुम इतना ही ले रहे थे हमसे, और आज जब वो 110 पहुंच गई है तब भी उतना ही। तो तब तुम जो है बढ़ा रहे। अच्छा, बीच में ऐसे भी तो मौके आए ना, ये बात तो सच है, जब रेट जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हो गया था $90 के आसपास, बीच में हुआ है ना ऐसा। तो वो ये कहते हैं कि भाई जब उस टाइम भी आप जो है इसी दर पर दे रहे थे, आज भी आए थोड़े दिन तो सरकारी सहे, उनका कहना ये है, नमक पास करो। देखिए, एक तो ये कि किसी भी वक्त सस्ता से सस्ता मिले और सरकार टैक्स अगर बिल्कुल ही न ले तो क्या आनंद हो जाए, बड़ा बढ़िया हो जाए। लेकिन टैक्स की व्यवस्था तो किसी भी राज्य में करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर नहीं चलेगी तो हम जो कम्युनिस्ट कंट्रीज हुई जो इसी मॉडल पे चलती रही और तबाह हुई, बर्बाद हुई, पूरी तरह से खत्म हो गई, उनके ढेर सारे उदाहरण हैं, लेकिन उसको छोड़ देते हैं। अभी ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक बात है कि कुछ समय में बहुत तेल के दाम कम हुए और मोदी सरकार किस्मत की बड़ी अच्छी रही कि 15 के बाद बहुत कम हुए। और देखिए 20 का तो नहीं मानना चाहिए, वो तो डेड टाइम था, जो कोविड का टाइम था उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो तो कोई ट्रेड हो नहीं रहा था। तो अगर कोई कहे उस वक्त कि $40 हो गया, $39 हो गया, तो वो कोई मतलब नहीं उसका। लेकिन क्या हमने उस समय जो सरकार के खजाने में गया, क्या हमने ये देखा कि सरकार ने उसको कहीं गलत जगह इस्तेमाल कर लिया, या वो जनता के लिए छोड़ के सरकारी संसाधनों पर चला गया? तो फिर हमें जवाब मिलता है कि हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर भारत में 11 लाख करोड़ का होता देखा एक साल में। इसको समझिए आप, जो आपके लिए अस्पताल बनता है, सड़क बनती है, आप हर जिले में मेडिकल कॉलेज है, हर जिले में नर्सिंग कॉलेज शुरू हो रहा है, ये सामान्य चीज नहीं है। आपके हाईवे हैं, अब ऐसी ढेर सारी चीजें हैं, उसको छोड़ देते हैं। सरकार ने 3 महीने करीब, 28 फरवरी से अगर हम इसको स्टार्ट करें तो 3 महीने करीब सस्टेन किया। उसमें आप जोड़ लीजिए थोड़ा सा, आप उसको कहिए, मैं उससे सहमत होता हूं कि चुनाव भी उसमें एक कारण था। लेकिन उसके बाद अब अगर इसी पर सस्टेन करेगा तो आप कब तक अपना वाला पैसा निकाल के, अब उसको मैं आपको बता देता हूं, $750 बिलियन से ज्यादा फॉरेक्स हो गया था, अभी वो $700 के नीचे आ गया, जो पौने 700 हो गया, मतलब वो लगातार घट रहा है। तो इस सरकार को अगर रखा हुआ पैसा निकालना पड़ेगा तो फिर तो वो ठीक नहीं है। और इसीलिए आप चाहे घर का खर्चा हो, चाहे राज्य का खर्चा हो, चाहे देश का खर्चा हो, आपके पास जो पैसा रखा है उसको आप तभी तक निकालते हैं जब तक आपको लगता है चलो इतने दिन में हम इसको निकाल देते हैं, सस्टेन कर जाएगा। अब ये लगता है कि सस्टेन नहीं करेगा, तो मुझे लगता है ये जो लॉजिक आता है इस पर स्पष्टता हो जानी चाहिए कि ऐसा नहीं कि सरकार ने उस वक्त पैसे लिए, ज्यादा नहीं किए तो इसका मतलब वो कहीं और खर्च हुए, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च हुए। और दूसरा, 4 वर्षों से तेल के दाम कोई बढ़े नहीं है, इसका मतलब सरकार ने उसको सस्टेन किया और वो उसका अलग से लाभ नहीं लिया। अभी जब हुआ तो एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल डीजल दोनों पे 10 रुपया घटा दिया। आपने जो बताया कि भाई हाँ ठीक है, मोदी सरकार किस्मत की धनी रही, पेट्रोल प्राइसेस काफी लंबे समय तक कम थी और उन्होंने उस पर मतलब उस पर अच्छा टैक्स वसूला गया और वो इस्तेमाल भी हुआ देश के कामों में, इंफ्रास्ट्रक्चर बने, ठीक है। अब मैं क्योंकि ऑपोजिशन का तर्क आपको समझाना चाह रहा था, देश दुनिया में मैंने पिछले 20 साल का एआई से निकाला अभी आपके सामने, 20 साल में क्या ग्राफ रहा है प्राइस ऑयल का, क्रूड ऑयल का। जनवरी 2012 में यूपीए की गवर्नमेंट थी, क्रूड ऑयल का जो प्राइस था ये पहुंच गया था $99.56 जनवरी 2012 में। जनवरी 2012 में भारत में पेट्रोल का दाम क्या था? दिल्ली में था 65 रुपया। ये है आर्ग्यूमेंट कि भाई हमने भी $100 देखा है, लेकिन तेल हमने 60 पे दिया है, 65 पे दिया है, 70 पे दिया है, तो ये पहली बार नहीं हो रहा। यही आर्गुमेंट है ना सर? बिल्कुल ठीक बात है सर। इसमें एक चीज जोड़ दूं, बड़ा अच्छा किया ऑयल बॉन्ड का तो जिक्र कर लेना चाहिए। ऑयल बॉन्ड छोड़ देते हैं, वो उसको छोड़ देते हैं, वो सबको ध्यान में है कि ऑयल बॉन्ड लिया, उसका बाद में भरपाई भी हुई, लेकिन उसको तो बहुत पैसा ये जानना बहुत जरूरी है कि जरा उस वक्त का आंकड़ा एक और खोजिए, अंडर रिकवरी कितनी थी, आप इसको समझिए ना। मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है भाई, हम सस्ता तेल दे रहे हैं और हम उसके बाद आप ही के खजाने से निकाल कर कह रहे हैं कि ये पैसा हमने तेल कंपनियों को दे दिया, ये समझना पड़ेगा। दूसरा एक ही बात है, दूसरा एक बात और मैं बताता हूं कि ये भी जानना चाहिए कि पिछले कुछ समय में रिफाइनिंग में जो पाइपलाइन है और जो दूसरी चीजें हैं उसमें कितना इन्वेस्टमेंट। ऑलराइट, ठीक है सर, बोलिए। 2-3 बातें हैं। एक तो ये कि जो आपने बताया 2012 का 60 रुपये, वो जो अपोजिशन करता रहा, और फिर अभी कितने साल में 60 रुपये पर चल रहा था, $60 पर,
उसको भी देखिए कि कितने साल तक चलता तो रहा। रेट और हमारा आप- 80 के ऊपर था और रुपया। आप 90 रुपए पे, 85 रुपए पे, 80 रुपए, 80 रुपए जो भी समझ लीजिए वो चलाते रहे। फिर हमने अभी देखा कि 25 में 2025-26 तक हर तेल कंपनी का मुनाफा करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए था एवरेज। 4 बड़ी कंपनियां, उनका एवरेज 70,000 करोड़ रुपए था। तो वो क्या 70,000 करोड़ रुपए हमने खत्म कर दिए। और दो चीज़ों को अलग अलग कीजिए, जो कैपेक्स में जो पैसा लग रहा है वो सरकार के टैक्स का पैसा है, कंपनियों के मुनाफे का पैसा देश के विकास में काम में नहीं आ रहा। और यदि आप ये कह रहे हो कि तेल की पाइप लगाइए, तो ये धंधा आप कर रहे हो, मुझे क्यों एहसान दिखा रहे हो? पहली बात, यदि तेल कंपनियां पाइप लगा रही हैं तो समझ गए, 80,000 करोड़ रुपए। अब ये कहना कि इस सरकार ने ही ऐसा किया, इसको थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई कर दूं आपको। एक और चीज़ बता दूं कि आज की तारीख में मैं उसको देख रहा था, कल रात को भी देखा, 14 रुपए पर लीटर का वो बियरिंग कर रहा है लॉस ऑयल कंपनी। ये भी फैक्ट है आज की तारीख में, जिसमें से 3 रुपए बढ़ाए सरकार ने। फैक्ट्स पर हम लोग बात करें। अब मैं देख रहा हूँ दुनिया के कितने देश, गिनने है टाइम हमारे पास? हाँ बोलिए आप। क्योंकि 50-60 देश हैं इस समय जिन्होंने तेल के दाम को कंट्रोल रखा है इस पूरे क्राइसिस में। और ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूरोप के कम से कम 1 दर्जन देश हैं, इटली, स्पेन, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, यूके, पुर्तगाल, स्वीडन, पोलैंड, रोमानिया, क्रोएशिया, हंगरी, स्लोवानिया, नॉर्वे, नीदरलैंड्स, आयरलैंड, लिटविया। इन्होंने उसको कम रखा और तेल के दामों को कम किया है। जी समझ रहे हैं? क्राइसिस सब जगह पर हो रहा है दुनिया में। सुन रहे हैं आप बात? मैं सुन रहा हूँ आपका। तो दुनिया के कम से कम 50 देश हैं, 50 से ज़्यादा ही देश हैं मैं देख रहा हूँ, जिन्होंने तेल के दाम को इस क्राइसिस के बाद भी न तो बढ़ने दिया, बल्कि आधे दर्जन देश हैं जिन्होंने कम कर दिया है तेल की प्राइसेस को। सर उसमें थोड़ा अभी आपने जो देश बताए उनकी आबादी की भी बात करनी पड़ेगी। तो मुनाफा भी तो आपका बड़ा होता है जब बड़ा कमाते हैं। तो ये आबादी तो हमेशा, डेमोग्राफी को आप कैसे देखते हैं? अभी तक तो, कल तक तो आप डेमोग्राफी डिविडेंड की बात कर रहे थे और आज आप आबादी को कर्ज कर रहे हैं। 80,000 करोड़ रुपए आपकी कंपनी कमा रही है ना, उनकी कंपनी तो 80,000 करोड़ डॉलर नहीं कमा रही होगी। नहीं सर, हम ये इसको इग्नोर कैसे कर सकते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट वॉल्यूम में कितनी है? ये तो उसी वॉल्यूम में आपने मुनाफा कमाया है। और उनका जो है रिलेटिव वॉल्यूम में मुनाफा कमाया है आपने। उनकी पर कैपिटा और हमारी पर कैपिटा का भी तो अंतर है सर, उसको हम इग्नोर कैसे कर नहीं, मैं तो आपको उदाहरण के तौर पर नहीं ये कह रहा हूं कि सबकी स्थितियां, सब लोग अलग अलग तरीके से डील करते हैं। ठीक है। और उस पर काम आप कर रहे हैं। मैंने केवल हम ही नहीं है जिन्होंने अभी तक नहीं बढ़ाया था, और भी देश हैं जिन्होंने नहीं बढ़ाया। और दूसरी बात मैं बता रहा हूं कि आज 14 रुपए पर लीटर बियर कर रहे हैं लॉस। ये भी फैक्ट मैं बता रहा हूं आपको। अब इस पर चलिए मैं एक बयान आपको सुना दूं प्रोफेसर साहब के पास जाने से पहले। हाँ, ये उनसे लीजिए परमिशन। एक लाइन सर से ले लेता हूँ। ठीक है, सर ने बताया कि बहुत सी जगहों पे नहीं बढ़ा है। अब चाइना जैसा देश, जिसका उदाहरण हर दूसरे दिन 22% पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए। आप म्यांमार को तो छोड़ ही दीजिए, 100% बढ़ गए। नहीं, अमेरिका को ले लीजिए ना। यूनाइटेड अरब अमीरात, अमेरिका को भी ले यूएई बता रहा हूं, यूएई में भी 50% से अधिक पेट्रोल और 86% से अधिक डीजल महंगा हुआ। अमेरिका भी 48% महंगा हुआ। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि क्या हमारे मैनेजमेंट में कोई ऐसी गड़बड़ हो रही तो उस पर उंगली उठाना। अब मैं अंडर रिकवरी पूरी की पूरी यूपीए सरकार, सेकंड राउंड में बात कर लीजिएगा। एक मिनट, मैं ये कह रहा हूं। और दूसरी बात जो है इस पूरे विषय में वो ये है कि ये क्राइसिस कितना चलेगा अभी आगे, ये किसी को नहीं मालूम, नहीं पता है। भाई हमको ये मालूम हो कि भाई देर सवेर अभी ये महीना 2 महीना खत्म हो जाएगा, उसके बाद नीचे आ जाएगा। अभी सपोर्ट कर रहा हूं ना मैं, ये कह रहा हूं भाई आप तो बल्कि 14 रुपए की बजाय 3 रुपए पर अभी हमको नहीं मालूम कि ये कितना चलेगा, इसलिए अभी से अपने लॉसेस कट करने हमको पड़ेंगे। ये इसके पीछे ये भी धारणा है। दूसरा सर, मैं दिखाना चाह रहा था सिंगापुर के प्रधानमंत्री का बयान, आप बोलिएगा उसके बाद। मैं पर्सनली सर और एक्सपर्ट्स हैं इसके, मैं सिंगापुर वालों की बातों को थोड़ा सीरियसली इसलिए लेता हूं क्योंकि ये साफ साफ बात करते हैं। क्योंकि ये बहुत पॉलिटिकल बातें नहीं करते। ये उनकी मतलब आदत है उनकी, क्लियर जो जैसा है वैसे का वैसा बताते हैं। इनके प्रधानमंत्री को आप सुनिए, ये कह रहे हैं, इन्होंने तुलना की है ये 1970 के ऑयल क्राइसिस से और कहा है कि ये तेल संकट दुनिया को एक बड़ी आर्थिक मंदी की ओर ले जा सकता है। ये कह रहे हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट का क्राइसिस अभी खत्म नहीं होगा, तकलीफ अभी और बढ़ेगी, सबको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए और हालात नहीं सुधरने वाले जल्दी। जो बात सिंगापुर के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, शायद यही बात भारत सरकार को मालूम है कि अभी ये मामला लंबा चलेगा, इसीलिए ये प्राइसेस ये जितने सरकार के हाथ में कुछ नहीं है, सरकार के हाथ में कुछ नहीं है, सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती। बात करते हैं सर, सुन लेते हैं एक बार। Globally, inflation will rise, spreading from energy to food and then other essentials. Some economies may well slip into recession, and Singapore will feel the impact directly. Our growth this year was slow
and inflation will be higher. And all this will put real pressure on businesses, workers, and households. सर ये बात जो कह दी इन्होंने, लंबा चलने वाला है। इन्होंने ये भी कहा है कि आज भी खुल जाए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो महीनों तक कुछ चीज नॉर्मल नहीं होगी। लेकिन इस पर हम बात करेंगे, लेकिन विजय जी वाला को कैसे छोड़ दिया जाए? मतलब मैंने कहानी कुर्सी के दर्शक जो सुन रहे होंगे वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि 6 मिनट तक विजय जी या 4 मिनट अच्छे तरीके से बखिया उघेड़ते रहे, भारत सरकार की नीतियों की बखिया उघेड़ते रहे। और अंत में कहा मैं भी ठीक ही सहमत हूं। नहीं, ये भी कहते रहे कि आप खैरात थोड़े कर रहे हैं। 70,000 करोड़ आपने कमा करके रखा, तो उस समय कमाने के समय तो आपने बेनिफिट ट्रांसफर हम पर नहीं किया। बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। और लास्ट में तो आप मेरे से सहमत हैं? मैं बिल्कुल सहमत हूं सर, उस मुद्दे तक तो मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं कि उस समय प्राइस को नीचे लाना चाहिए था। लेकिन लास्ट में जाकर के उन्होंने कहा कि हम तो कंपनियों के पक्ष में बात कर रहे हैं कि वो 14 रुपए अभी घाटे पर जाने, उसमें से 3 कंपनसेट कर रहे हैं। 11 तो बेचारे अभी भी घाटे में है। दूसरे मुद्दे पर आ जाते हैं। कहानी कुर्सी के डिस्कशन में ही हम लोग बहुत बार कह रहे थे कि अभी भी यदि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया जाए आज से जी, तो सप्लाई चेन को मेंटेन होने में 6 महीने लग जाएंगे। ये हम लोग सब आकलन कर रहे थे। हमारा आकलन नहीं था, ये हम लोगों जो अखबार में पढ़ते हैं, जो रिपोर्ट वगैरह पढ़ते हैं, उसके आधार पर हम लोग ये बातें कहानी कुर्सी में बात कर रहे थे। सर वही बात तो देखिए ना, प्रधानमंत्री सिंगापुर कह रहे हैं और ये वाकई बहुत गंभीर मामला है। अभी तो क्राइसिस खत्म हुआ ही नहीं। किस दिन लगता है कि युद्ध खत्म होगा, किस दिन लगता है? सर वो एक इंपॉर्टेंट बात रह गई थी जो दर्शकों के लिए मूल बात होगी, क्या अभी और बढ़ेंगे? मेरे समझ से तो बढ़ेंगे। मेरे कहां तक जाएगा? मेरे समझ से ये बढ़ेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में क्राइसिस और डीपेन होगी। अभी 3 रुपया बढ़ेगी, ये 10 रुपया तक भी जा सकता है। जा सकता है। किस्तों में जाएगा सर, इकट्ठा नहीं जाएगा, किस्तों में जाएगा। किस्तों में ये अभी 100 रुपए के आसपास पहुंच गया तेल। बिल्कुल, ये 110 भी जा सकता है। बिल्कुल जा सकता है। अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज की स्थिति बनी रही, क्राइसिस बढ़ा रहा तो जा सकता है। साफ बताइएगा। नहीं, वो आप वीडियो नहीं देखते हैं कि वोट तो मोदी जी को दूंगा, 200 रुपया लीटर तेल खरीदूंगा, तो वो तो बोल रहे थे सब जोश में। अगर नहीं ठीक हुई स्थितियां तो लक्षण उस तरफ भी जाएगा। बिल्कुल जा रहे हैं। मतलब ये जहां तक अभी हमने कभी नहीं देखा, जा सकता है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। और देखिए, अपर जो सैलरी क्लास है उसके पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मैक्सिमम कितना खर्च करते हैं पेट्रोल? 100 लीटर। यदि आप उसको 5 से गुना कर दें तो कितना पढ़ते हो? 2 से गुना। सर ऐसा भी नहीं है, कैस्केडिंग इफेक्ट होता है सर। 1 रुपया भी तेल बढ़ता है तो हर चीज महंगी होती है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आपकी जेब पर जो अपर मिडिल क्लास, मैंने इसीलिए कहा अपर मिडिल क्लास, वो शायद बेयर कर लेगा। उसके लिए ये कुछ नहीं है। बाकी तो हैं सर, बाकी जो लोग हैं उनके लिए। अब ये जिस भाई का शुरू किया हुआ है उसकी बात, सर ट्रंप की बात जिसने सब शुरू किया उसकी बात भी सुन ले। वो चाइना गए हुए हैं और चाइना में जाके, मतलब मैंने किसी ट्रंप को आज तक कभी किसी की इतनी चापलूसी करते नहीं देखा जितनी ये शी जिनपिंग की कर रहे हैं। और वो उसके चेहरे पे मुस्कान तक नहीं आती, वो ऐसा आदमी उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आती और ये जो है, ये क्या कह रहे हैं, चलिए इन्होंने सारी बातें की, हम आपके साथ बड़ा अच्छा व्यापार करना चाहते हैं और बहुत अच्छा डेलीगेशन, बड़ा डेलीगेशन लेकर के वहां पर ये गए हैं। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के टॉप आदमी, एलन मस्क और टिम कुक और सब लोग, निवेदिया के वो जो हैं, सब सारे लोगों को भर के अपने साथ ले गए। और वहां ये भी कहा इन्होंने कि मैं देखो वाइस प्रेसिडेंट वगैरह नहीं लाया हूं अपने साथ, मैं कोई सेकंड लेवल का आदमी नहीं लाया, सारे टॉप नंबर 1 के आदमी सारे लेकर के आए हूं। हमारा व्यापार करते हैं, हमारे आपकी सोच जो है एक अच्छी एक जैसी सोच है। ये बातें उन्होंने कही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, लेकिन गिली गिली बातें करके आ गए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जल्द खुलेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलना चाहिए। सबको खुलना चाहिए, पता है। वहां जाके आप उसको बोलो ना कि वो बोले ईरान को कि वो भी खोले और तुम भी बोलो कि हम भी खोल रहे हैं। असली बात तो वो बात तो हुई नहीं। कह रहे हैं कि वो भी चाहते हैं खोलना, मैं भी चाहता हूं खोलना, ईरान कह रहा है मैं भी तैयार हूं, तो खोल क्यों नहीं रही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज? अब दूसरी बात देखिए, चीन ने गर्दन पकड़ रखी थी, ऐसा लग रहा था। एक छोटा सा बयान है, अगला वो सुन लीजिए। ताइवान को लेकर चाइना ने साफ कह दिया, इस पर नो नॉनसेंस, हम ये इस पर कोई आपको हमारा रुख नहीं बदलेगा, ताइवान हमारा है। ट्रंप का, अमेरिका का ये घोषित स्टैंड है आज से नहीं दशकों से कि ताइवान की मदद की जाएगी, ताइवान को हथियार भी बेचे जाते हैं और ताइवान को फोर्सिबली उस पर कब्जा करने के प्रयास अगर होंगे तो हम भी सामने आएंगे। वहां पर ताइवान, ये सवाल पूछ लिया एक रिपोर्टर ने, क्या ताइवान की बात हुई? ट्रंप से पूछ लिया। बगल में खड़े हुए थे शी जिनपिंग,
आप देखिए उस पर रिएक्शन क्या है ट्रंप का। अगला बयान देखा। How were your talks, sir? Great. Did you talk about Taiwan? Great place. Incredible. China's beautiful. Yeah. Did you talk about Taiwan, Mr. President? सुट बोलते हैं हमारी भाषा में। भाई चुप हो गया बिल्कुल, ताइवान के सवाल कुछ बोला ही नहीं क्योंकि बगल में शी जिनपिंग खड़े थे। नहीं, ताइवान का सवाल तो ऐसा ना जिस पे समीर जी भी, और ये देखिए सर वो विजुअल, वो शी जिनपिंग टेबल पे से उठ के गए तो ट्रंप उनके नोट्स खोलने लगे। ये क्या है इनके कागजों में? ये मतलब आदमी, मतलब ये तो डिसेंसी की बात है, अब इस पर क्या बोल सकते हैं? हाँ बालमन है, बालमन नहीं। ये अमेरिका के लोग जब देख रहे होंगे तो उनको भी लग रहा होगा कि हमने क्या चुना है। नहीं, क्या चुना है, ये उनका ये अपमान है कि हमारा राष्ट्रपति जो है वो इस ढंग से बिहेव कर रहा है। बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के वकीलों की तरह गाउन पहनकर, वो गले में क्या कहते हैं उसको, बैंड क्या कहते हैं, वो पहनकर कलकत्ता हाईकोर्ट में पेश होने पर विवाद हो गया। ये देखिए ममता जी की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये केस लेके गई थी वो हाई कोर्ट में। इससे पहले वो एक बार सुप्रीम कोर्ट में भी गई थी, लेकिन तब ऐसे गाउन वाउन नहीं पहना था उन्होंने। लेकिन एक बार खुद अपीयर हुई थी, मतलब अपनी जगह खुद करने के लिए गई थी SIR पर, चुनाव से पहले। और अब ये गई हैं चुनाव के बाद वायलेंस में अपने लोगों को टारगेट किया गया, ऐसा उनका कहना है, उस मुद्दे पर। तो अब विवाद ये हो गया कि ममता जी क्या वकील हैं जो वो वकीलों की तरह कपड़ा पहनकर गई। वकीलों की जो सर्वोच्च नियामक संस्था है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इसने पश्चिम बंगाल बार काउंसिल से इस बारे में जवाब मांगा है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ममता बनर्जी के बतौर वकील नामांकन, उनकी प्रैक्टिस की क्या स्थिति है, इस पर रिपोर्ट देने को कहा है। बार काउंसिल ने जिन सवालों के जवाब मांगे हैं उसमें पूछा गया है कि ममता बनर्जी का एनरोलमेंट नंबर और उसकी तारीख क्या है, क्या उनका नाम अभी भी वकीलों के रजिस्टर में दर्ज है, मुख्यमंत्री के तौर पर उनके 2011 से 26 तक के कार्यकाल के दौरान क्या उन्होंने अपनी प्रैक्टिस स्वेच्छा से निलंबित की थी, क्या उन्होंने प्रैक्टिस दोबारा शुरू करने के लिए कोई आवेदन दिया है, और क्या उनका सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस COP वर्तमान में वैध है और सक्रिय है। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने राज्य बार काउंसिल को 16 मई तक जवाब देने को कहा है। साथ ही सख्त चेतावनी भी दी है कि राज्य बार काउंसिल अपने रिकॉर्ड में कोई छेड़छाड़ ना करे, मामले में सभी मूल रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रखा जाएगा। अब सवाल ये है, अब इसका जवाब तो ममता बनर्जी को देना पड़ेगा, नहीं तो इस पर भी कार्रवाई होगी उनके खिलाफ। लेकिन जरूरत क्या थी इसकी? भाई अगर वो अभी भी वकील हैं भी तो भी क्या जरूरत है? तो ये स्टंट है या ये भी कोई मैसेजिंग है, क्या है सर? मतलब अभूतपूर्व ही है ये तो। ऐसे तो देखिए नेता लोग अपीयर होते हैं, लेकिन वो वाकई में बड़े वकील हैं। सलमान खुर्शीद भी वकील हैं, नेता रहे, उसमें फर्क है सर। मैं वही कह रहा हूं कि लोग अभी कोई लिख के भेजेगा मैसेज कि ये बड़े नेता भी, कपिल सिब्बल भी नेता हैं, प्रैक्टिसिंग लॉयर्स, वो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं। और ऐसा है कि जो मिनिस्टर्स बन जाते हैं तो वो उसको उस समय पोस्टपोन कर देते हैं, सस्पेंड उनकी वो कर देते हैं, मेंबरशिप सस्पेंड कर देते हैं, क्योंकि मंत्री हैं सरकार में, तो वो इसलिए उस प्रैक्टिस को नहीं कर रहे होते। और इसको तो ज्यादातर मोटे तौर पर, मतलब मुझे नहीं पता, कि पॉलिटिकल स्टंट के तौर पे देखना चाहिए। आप बात ठीक कह रहे भाई, कोई ऐसा बड़ा इशू हो जाता जिसको लेकर ममता जी को अपियर होना, बिना वकील के भी आप अपियर हो सकते हो, कहें कि मैं अपनी बात रखना चाहती हूं। केजरीवाल भी गए थे, ममता जी खुद भी गई, तो वो अलग तरीके की बात होती है। लेकिन वकील होकर एक पॉलिटिकल स्टंट की तरह से किया जाए, बार काउंसिल से जो सवाल पूछे गए उसका जवाब मिलना चाहिए, लेकिन इसकी जरूरत मुझे तो कतई नहीं लगती। और इससे कोई बड़ा पॉलिटिकल इंपैक्ट हो रहा हो वो भी मुझे नहीं समझ में आ रहा। इंपैक्ट यही है कि हम और आप बात कर रहे हैं, नहीं कोई यही इंपैक्ट है। और क्या होगा? मुझे ऐसा नहीं लगता। बाकी हेडलाइन बनाने के लिए था आपको, हेडलाइन भी नहीं बन रही है इस विषय पे। नहीं, मुझे लगता है कि ममता बनर्जी भी जो कर रही हैं वो एक ढंग से पोस्चरिंग कर रही हैं। और जब आपका नेता लड़ते हुए दिख रहा है तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहती हैं अपने कार्यकर्ताओं में कि देखिए हम ये जो वायलेंस हो रहा है हम उसके साथ खड़े हैं। आपको ध्यान होगा कि शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि हमको शेल्टर गृह बनाना पड़ा था अपने कार्यकर्ताओं को रखने के लिए, जब बंगाल के अंदर है 21 में, और साथ में पूरे देश के अंदर कम से कम कार्यकर्ताओं से हमेशा संदेश आते रहता था कि 2021 के बाद जो पोस्ट पोल वायलेंस हुआ था या पंचायत चुनाव के बाद जो वायलेंस हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की उतनी मदद नहीं कर पाई जितनी उसे मदद करनी चाहिए थी, या जिस आक्रामक
आक्रामकता के साथ उनके साथ खड़ा रहना चाहिए था, क्योंकि उनके घरों पर बम फोड़े गए थे, चाकू मारा गया था, पिस्टल से गोली चला दी गई थी और हजारों लोग जाकर के आसाम भाग गए थे, झारखंड भाग गए थे, बिहार आकर के भाग गए थे। वैसे तो इस चुनाव में भी पिटे बीजेपी के उम्मीदवार ही हैं। नहीं, इसमें नहीं, इस बार तो दोनों तरफ से हुआ, ऐसा नहीं है। इस बार हिसाब थोड़ा सा ठीक ठाक रहा है, इस बार एक तरफा नहीं रहा है, इस बार दो तरफा रहा है, क्योंकि इधर से भी उनकी कुटाई कुछ अच्छी हुई है, जो जानकारी हमको मिली है उनकी भी अच्छी कुटाई हुई है। तो मतलब जैसे वो है ना, दिल्ली दंगा के बारे में कहा जाता था कि पहला दिन तो बहुत पीटे, लेकिन दूसरा दिन बाद जो है उनकी भी अच्छी कुटाई हुई थी। तो वही स्थिति इस बार यहाँ बंगाल के दूसरी बात स्टंट मानते हैं। मुझे लगता है कि ये कोई करने की आवश्यकता नहीं थी। वो ये आया है ना, मेरे घर का ही आया है, बता दूंगा तो आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। फैमिली पर आया कि क्या घर से जेप्टो से आया था, तो बच्चे ने कहा मंदिर का प्रसाद। चलिए ठीक है। अब लेकिन इन्होंने कल अपने सांसदों की मीटिंग ली, ममता बनर्जी ने। पहले विधायकों की मीटिंग ली थी नतीजों के बाद, अब इन्होंने सांसदों की मीटिंग ली। और सांसद मैं आपको जिनका बयान दिखा रहा हूँ बड़ी चर्चित रही हैं कैंपेन के दौरान। शाइनी घोष, वो गाना अभी जब याद दिला देगा कोई आपने? मस्जिद दिल में अभी गाएंगे गाना। वो लोग कह रहे हैं कि उस गाने ने भी मतलब 20-25 सीटें तो उसे गाने ने कम कर दी होंगी, ममता बनर्जी की जो गाना उन्होंने गाया था उन्होंने। लेकिन उस बैठक के बारे में क्या कहा ममता बनर्जी ने, अपने सांसदों को क्या बोला, शाइनी घोष। ये इंटरनल मीटिंग है और हमारी नेत्री ने हमको कुछ गाइडलाइंस दिए हैं। देखिए, डरने वालों में से या पीछे हटने वालों में से तृणमूल कांग्रेस नहीं है। ममता बनर्जी शेरनी है, फाइटर है, आगे भी थी और अब भी रहेंगी। और ये वोट जनता का मैंडेट नहीं है। पश्चिम बंगाल के लोगों ने नहीं चाहा कि ममता बनर्जी की सरकार चली जाए। ये वोट चोरी का मैंडेट है, जिसमें इलेक्शन कमीशन शामिल है। और दिन दहाड़े ये जो वोट चोरी हुई है, सिर्फ पश्चिम बंगाल के लोग ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के लोग देख रहे हैं। नहीं, हाईकोर्ट ये तो हमारे लिए जीत है। और जिस तरह ममता बनर्जी आगे भी सुप्रीम कोर्ट गई थी, आज भी तृणमूल कर्मियों के एवं तृणमूल वर्कर्स के हित में लड़ने के लिए वो हाईकोर्ट गई है। तो हमारे फेवर में मैंडेट है। याद दिलाया मुझे उन्होंने, हृदय माझे काबा नयन मदीना, ये गाना गाया थी प्रचार में। काबा है, मुस्लिम आबादी के बीच में जाकर के। वो गायक कलाकार हैं, वो अच्छा गाती भी हैं। तो वो एक ये गाना गाया करती थी जिसके बोल ये थे कि हृदय में हमारे काबा है, नयनों में आंखों में हमारे मदीना है। और इल्ज़ाम उनकी पार्टी पे सबसे बड़ा मुस्लिम तुष्टीकरण का था। ये चुनाव जीता भी गया हिंदुओं के वोट से बीजेपी के द्वारा। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा था, मैंने तो कुछ विश्लेषकों को देखा, क्योंकि वो उनके कैंपेन का वो गाना बहुत प्रचारित हुआ था, बहुत प्रचारित। और उसको ले उड़े बीजेपी वाले की ये हालत है, देख लीजिए आप तुष्टीकरण की। उसके बाद इनको हनुमान चालीसा गानी पड़ी थी। अच्छा। उसके बाद सब इनको करना पड़ा था। और जब चुनाव हो गया, परिणाम आ गए, तो किसने गाया मुझे नहीं पता है, लेकिन फिर आया कि हृदय मध्य राधा नयन कृष्णा। ये बीजेपी वालों ने गाया, टीएमसी वालों ने नहीं, गाया? किसी ने नहीं। ये तो जाहिर है कि कोई वैसा होगा, बीजेपी के लोग इसको आगे बढ़ा। इनका वाला तो गा के दिखाइए एक बार। नहीं, इनका वाला तो गाना थोड़ा कठिन है, क्योंकि सायोनी जी की बराबरी कहाँ हम कर पाएंगे। वो तो पूछिए प्रोफेसर साहब। आप बराबरी मत कीजिए, लेकिन गा करके तो दिखाइए, प्रयास तो कीजिए। प्रयास तो कीजिए, ठीक है। नहीं, हम तो देखिए वही वाला गाएंगे सर, कि हृदय मध्य राधा नयन कृष्णा, हम तो वही गाएंगे। ये तो टीएमसी की बात हुई। मैं अब कांग्रेस की बात आपको बताता हूं। राहुल गांधी, आमतौर पे ऐसा नहीं होता। राहुल गांधी के बंगाल में 2 विधायक जीते। राहुल गांधी ने स्पेशली उन दोनों को दिल्ली बुलाया और दिल्ली बुला के उनसे उन्होंने मुलाकात की। मैं क्यों कह रहा हूं कि आमतौर पे ऐसा नहीं होता। एक तो जीते ही 2, और बंगाल में उनका कैंपेन बहुत मुखर ममता बनर्जी के खिलाफ था। उन्होंने बहुत उनके लिए भ्रष्टाचारी शब्द इस्तेमाल किया, उनके लिए गुंडागर्दी, हत्यारी, ये तक, मतलब उनको डायरेक्टली नहीं, उनकी पार्टी को बताया कि उनकी पार्टी के लोगों ने हमारे कार्यकर्ता की हत्या की। उन्होंने करप्शन में कहा मोदी और ममता बराबर हैं। सारी बातें उन्होंने की। उन्होंने कहा यहाँ सिंडिकेट चलता है, टोलाबाजी चलता है, कट मनी चलता है, लोग तरसते हैं। उसके बाद वो विधायकों को बुला के मिल रहे हैं और उनके विधायक क्या बोल रहे हैं समीर जी सुनिएगा। उनके विधायक ने आकर के कहा कि टीएमसी खत्म होने वाली है। उन्होंने बीजेपी पे कुछ नहीं बोला विधायक ने। उन्होंने कहा अब टीएमसी खत्म होने वाली है और टीएमसी का जो कुछ बचा कुचा है ये हमारे पास आ जाएगा। मतलब टीएमसी के सारे लोग आ जाएंगे अब कांग्रेस पार्टी में। अब कांग्रेस पार्टी बनेगी राइवल, मेन राइवल भारतीय जनता पार्टी की। ऐसा होगा क्या, इसकी बात करेंगे, सुनिए। तो बंगाल आगे के लिए बहुत अच्छा होगा, ये साफ से बात हुआ। और बंगाल में जो तृणमूल है वो ऑलमोस्ट शेष हो जाएगा। वो 80% कांग्रेस में आएगा, बाकी इधर उधर जाएगा, हम लोग का उम्मीद है। राहुल गांधी बताया वहाँ हम लोग का मतलब ये बढ़ाना है,
पार्टी बढ़ाना, कांग्रेस को बढ़ाना है। टीएमसी के साथ या टीएमसी से अलग? नहीं, अलग, और किसी से साथ नहीं रहेगा, अभी अलग से बढ़ेगा। मेरी समझ में तो ऐसा कैसे होगा, मुश्किल लगता है मुझे कि टीएमसी अचानक से खत्म होनी शुरू हो जाएगी और कांग्रेस बढ़नी शुरू हो जाएगी, लेकिन वो ऐसा दावा कर रहे हैं। समीर जी, आपको लगता है ऐसा? देखिए, कांग्रेस तो कोशिश करेगी कि बंगाल के अंदर अब 2 विधायक आए और सिर्फ राहुल गांधी ने उनको किससे बुलाया था? राहुल गांधी ने दोनों विधायकों को बुलाया था कि मैं तय करूंगा विधायी दल का नेता कौन होगा दोनों में से। आपको झगड़ा नहीं करना है। मल्लिकार्जुन खड़गे, मैं, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल और सोनिया गांधी बैठेंगे, हम चर्चा करेंगे और तय करेंगे कि किसको विधायी दल का नेता बनाना है आप दोनों में से। जी, तो वो बैठक भी समीर जी, एक बड़ी खबर आ रही है और मुझे लगता है आपको ज्यादा उसके बारे में पता भी होगा। धार भोजशाला का फैसला आ गया है। भोजशाला में भी विवाद चल रहा था, मंदिर का, मस्जिद का। इंदौर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, धार भोजशाला को मंदिर करार दिया गया। हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार दे दिया गया है। धार भोजशाला में इंदौर हाईकोर्ट का बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा विवाद था, मंदिर मस्जिद का ही विवाद था। और यहाँ पर विवाद के बीच फिर नमाज भी होती थी और पूजा भी होती थी, दिन और घंटे बटे हुए थे। और इसमें सर्वे भी कराया गया था, जैसा सर्वे अयोध्या में हुआ, काशी में हुआ, ऐसा सर्वे यहाँ भी कराया गया था। और उसमें पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट आई थी, वो कोर्ट में सबमिट की गई थी। और अब हाईकोर्ट ने मंदिर पक्ष के हक में फैसला दे दिया है कि ये मंदिर है और ये मंदिर राजा भोज के जमाने का है। और सरस्वती जी का मंदिर है, देवी सरस्वती माँ का मंदिर है, ये माना जाता है। यहाँ पूजा होती है, रंग पंचमी पे खास तौर पर पूजा की जाती है यहाँ पर, बसंत पंचमी पर। और अब ये देखिए, ये कॉलम है उस मंदिर के। दिग्विजय सिंह के समय ये कर दिया गया था कि भाई वहां पर मंगलवार को हिंदू पूजा करेंगे और शुक्रवार को नमाज होगी, और वसंत पंचमी के दिन हिंदू समाज करेगा। और कई बार ऐसा हुआ कि वसंत पंचमी शुक्रवार के दिन पड़ी, तो दोनों के बार इस मामले को लेकर विवाद हुआ था। लेकिन मुझे लगता है कि एएसआई ने जो काम किया, इसमें 2000 पेज की रिपोर्ट सबमिट करी और 98 दिन तक लगातार जो एएसआई ने वहां पर काम किया और ये बताया कि भाई वो परमार राजाओं का जो वो हिस्सा था। हालांकि इसमें जैन समुदाय भी शामिल हो गया था, जैन समुदाय ने भी इस पर दावा किया था, जैन मंदिर है ये। हाँ, कि यहाँ पर जैन के अवशेष है और वहां के जो राजा थे उन्होंने जैन समुदाय को ये दिया था मंदिर। उसके बाद जिस तरीके से एएसआई ने पूरा बताया, विष्णु जैन ने जिस तरीके से वहां पर बातें रखी, और एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर मुझे लगता है कि जज लगातार सुनवाई कर रहे थे। 8 अप्रैल से लगातार इसकी सुनवाई हो रही थी और उसके बाद तय किया गया। जी, एक बार सुन लेते हैं, कुछ रिएक्शन है वहां से। जो म्यूजियम में रखी है माता वाग्देवी की भोजशाला की, उसको वहां पे ला करके गर्भगृह में स्थापित किया जाए, तो ये प्रतीकात्मक रूप से अभी मूर्ति है। लेकिन जब फैसला आ जाएगा, अभी फैसला आने वाला है, हमारे पक्ष में आएगा फैसला, हमको पूरा विश्वास है। अभी मूर्ति जो है कहाँ से बनवाई है? ये मूर्ति माता वाग्देवी की मूर्ति हर घर में आपको मिलेगी, हर भक्त के घर में मिलेगी मूर्ति आपको। जी बिल्कुल, बनवा के रखी गई थी हर भक्त के घर में माता वाग्देवी, क्योंकि हमारा संकल्प इतना प्रबल है कि हर भक्त इस मूर्ति की पूजा करता है अपने घर में। और क्योंकि ये अभी वास्तविक रूप से भोजशाला में स्थापित नहीं है, टूटी हुई मूर्ति को लंदन म्यूजियम में ले जाया गया था, तो इसलिए हम मजबूर हैं कि उस मूर्ति को वहां पे पूजा नहीं कर सकते, इसलिए प्रतीकात्मक रूप से पूजा करते हैं। लेकिन हर घर में ये मूर्ति मौजूद है, हर भक्त इसकी पूजा करते हैं। तो ये बहुत बड़ा फैसला है इंदौर हाईकोर्ट का। भोजशाला विवाद में हिंदू पक्ष के पक्ष में फैसला मंदिर का पाया है हाईकोर्ट ने इसको। हमारे सहयोगी अनुराग अमिताभ इस पर जुड़ गए हमारे साथ, वो आपको बताएंगे तफसील से हाईकोर्ट ने क्या क्या कहा है। जी अनुराग। तस्वीरें मैं आपको सबसे पहले धार के उसी परिसर की दिखा रहा हूं जिस पर दरअसल सदियों से ये बहस चलती आ रही थी कि ये मां सरस्वती या वाग्देवी का मंदिर है। एक मिनट अनुराग, मैं आता हूं आपके पास। विष्णु जैन जो इसमें हिंदू पक्ष के वकील हैं, वो क्या कह रहे हैं? थोड़ा सा शांति रखिए, छोड़ दो, आप उठा लेंगे वो। देखिए, आज भोजशाला के केस में ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट का बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया है, जिसमें ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट ने जो एएसआई का 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर है उसको पार्शियली क्वैश किया है और हिंदू समाज के लोगों को वहां पे पूजा पाठ का अधिकार दिया है। कोर्ट ने भोजशाला कॉम्प्लेक्स को राजा भोज का माना है, एक सरस्वती स्कूल माना है लर्निंग का। साथ ही साथ इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भोजशाला के केस में जो हमारी मांग थी कि वहां से लंदन के म्यूजियम से मूर्ति वापस लाई जाए, कोर्ट ने कहा है कि सरकार इस रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर करे। और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो मुस्लिम पक्ष हैं वो सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, जो रिस्पोंडेंट नंबर 8 है मौला कमालुद्दीन की तरफ से, और उनको अल्टरनेट लैंड देने के लिए सरकार उस पर विचार करे। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने यहाँ पे हमें पूजा पाठ का अधिकार दिया है। मैनेजमेंट के लिए सरकार को कहा है कि वो उसके मैनेजमेंट के लिए चीजें देखे। और जो एएसआई का ऑर्डर था 7 अप्रैल 2003 का,
जो यहाँ पे नमाज की अनुमति देता था उसको कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। अब वहाँ पे सिर्फ पूजा होगी, अब वहाँ पे सिर्फ पूजा होगी। उस पूरे परिसर का जो स्वरूप है वो एक हिंदू मंदिर का स्वरूप माना है कोर्ट ने, सरस्वती मंदिर का माना है। आज भी नमाज हुई सर वहाँ पर? ये आज आखिरी दिन था, क्योंकि अब आज कोर्ट का ऑर्डर आ गया है। कमाल मौलाना परिसर को लेकर के क्या कहा गया है? पूरे कमाल मौला जो ये भोजशाला परिसर है, बाहर का जो एक और कमाल नहीं उसके लिए कुछ नहीं कहा गया, वो तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर भी नहीं था। कोर्ट ने मौला कमालुद्दीन को ये कहा है कि वो अल्टरनेट लैंड के लिए सरकार को प्रत्यावेदन दे सकते हैं और सरकार उसको कंसिडर करेगी। मतलब मूल बात यह है कि इस पूरे परिसर को जो हमारी मांग थी, हमारे हर एक आर्गुमेंट को कोर्ट ने माना है और इसके स्वरूप को एक हिंदू मंदिर का परिसर घोषित किया। मुस्लिम पक्ष का किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है उस पर? नहीं, कोई अधिकार नहीं है। और मुस्लिम पक्ष के लिए कोर्ट ने कहा है कि अगर वो चाहें तो सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं और ऑल्टरनेट लैंड देने के लिए धार के अंदर कहीं भी सरकार उसको कंसिडर करे। अल्टरनेट लैंड दी जाएगी? नहीं, कोर्ट ने ये कहा है, जो कोर्ट का वर्ड है मैं वो बता रहा हूँ कि ऑल्टरनेट लैंड के लिए वो प्रत्यावेदन देंगे, चाहे वक्फ बोर्ड की तरफ से, चाहे मौलाना कमालुद्दीन की तरफ से, और फिर उसको सरकार कंसिडर करे। राम मंदिर में किया गया था उसी जी सर, कोर्ट ने ये कहा है। देखिए, जो कोर्ट की वर्ड से मैं वो बता रहा हूँ। मस्जिद के लिए मतलब अलग जगह दी जाएगी? उन्होंने कहा दी जाएगी नहीं, अगर मांग की जाती तो सरकार उसको कंसिडर करेगी, ये कहा है। कितने पेज का सर ये डिसीजन है? और ये तो अब अपलोड होगा तो पता चलेगा, पर काफी बल्कि ये ऑर्डर है। और जो हमारी मूल मांग थी कि ये पूरा परिसर एक हिंदू मंदिर का परिसर है, उसको कोर्ट ने पूरा हमारे सारे आर्गुमेंट्स को माना है और उसको अलाउ किया। विष्णु शंकर जैन इस पूरे मामले में हिंदू पक्ष के वकील थे। बड़ी साफ साफ चीज उन्होंने बता दी कि हाईकोर्ट ने इस पूरे परिसर को, भोजशाला को मंदिर माना है और उन्होंने कहा है कि इस परिसर में पूजा ही होगी। साफ उन्होंने कहा कि जो पुराना ऑर्डर था एक एएसआई का, जिसमें एएसआई ने यहां पर नमाज की भी परमिशन दी थी और साथ ही पूजा करने के दिन जो है वो बताए थे, उस ऑर्डर को क्वैश कर दिया है। और उन्होंने कहा अब यहां सिर्फ पूजा होगी, नमाज नहीं होगी, क्योंकि हाईकोर्ट ने भोजशाला को एक मंदिर का स्वरूप जो है स्वीकार कर लिया है। और साथ साथ उन्होंने कहा, मुस्लिम पक्ष से कहा गया है कि वो आवेदन दे सकते हैं सरकार को कि उनको मस्जिद के लिए एक अलग जमीन जो है भूमि आवंटित की जाए। ये उनका अधिकार है, वो सरकार से इसके बारे में रिप्रेजेंटेशन देकर मांग कर सकते हैं। लेकिन भोजशाला जो है वो मंदिर मान ली गई है। जी अनुराग, जल्दी आइए। तस्वीरों में इस वक्त मैं आपको बताऊं, शहर काजी अभी नमाज पढ़कर सामने आ रहे हैं और देख सकते हैं नाराजगी साफ तौर पर उनकी दिखाई दे रही है। इससे पहले भी इंडिया टीवी से बात करते हुए उन्हें साफ तौर पर कहा था कि एएसआई पर उन्हें भरोसा नहीं है, एएसआई की किसी भी सर्वेक्षण पर भरोसा नहीं है और वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इस वक्त 1 बजे से 3 बजे तक की जो शुक्रवार की नमाज होती है वो नमाज अता करके बाहर निकले हैं और ये माना जाए हाईकोर्ट के इस निर्णय के बाद ये आखिरी जुमा था जब मुस्लिम समाज यहाँ पर 1 से 3 बजे तक, जो 2003 के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बाद उन्हें आदेश मिला था कि यहाँ पर नमाज 1 से 3 बजे तक जुमा की पढ़ सकते हैं। अब ये शायद हाईकोर्ट के निर्णय के बाद आखिरी है। हालांकि शहर काजी जाने की कोशिश करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में वो जा रहे हैं और इस वक्त हम शहर काजी से बात करने की कोशिश भी करेंगे। साथ में यहाँ पर दिखाई दे किस तरीके से लेते हैं फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। फैसले के खिलाफ अगर हमारे अगेंस्ट है, समीक्षा करेंगे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हाईकोर्ट ने ये भी कहा है अल्टरनेटिव लैंड अगर आपको चाहिए तो अल्टरनेटिव लैंड आपको बोर्ड अप्लाई कर सकता है। वकील से बात करेंगे, फैसले के खिलाफ समीक्षा करेंगे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पे भरोसा है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट देख सकते हैं यहाँ पर जो नाराजगी है मुस्लिम समुदाय की साफ तौर पर दिखाई दे रही है। धक्का मुक्की होते हुए जो है वो नजर आ रहा है। हालांकि शहर काजी ने साफ तौर पर कह दिया कि एएसआई की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं है। 2022 में ये मामला हिंदू कोर्ट फॉर जस्टिस ने हाईकोर्ट के सामने लेकर गए थे कि धार्मिक स्वरूप तय किया जाए इस राजा भोज परिसर का, जिसे सरस्वती मां का मंदिर मानते हैं। 1034 में राजा भोज द्वारा ये बनाया गया था। नालंदा और तक्षशिला जैसा बड़ा एक विद्यालय था जहां ज्ञान, विज्ञान, शास्त्र, ज्योतिष, गणित, तमाम तरीके की
शिक्षा होती थी, लेकिन 1301 के बाद यहाँ पर जो खिलजी आए उनके मालवा पर अटैक के बाद ये एक तरीके से कहा जाए तो धार की जो भोजशाला है वो धीरे धीरे मस्जिद के स्वरूप में परिवर्तित होती गई। 1401 में दिलावर खान ने माना जाता है कि ये जो पीछे आपको इस वक्त बैरिकेडिंग के दिखाई दे रही है इसकी मुख्य हिस्से को तोड़ा और दरगाह बनाई। उसके बाद 1456 में फिर महमूद खिलजी प्रथम उसने इसका एक भाग तोड़ा और 1515 में इसे पूरी तरीके से ध्वस्त करके कहा जाता है महमूद खिलजी द्वितीय ने इस मस्जिद को बनाया जिसे कमाल मौला मस्जिद कहा जाता रहा। 1875 में लॉर्ड किंगकिड ने यहाँ पर वाघ देवी की मूर्ति निकाली जो सरस्वती माता की मूर्ति कही जाती है, जिसे लंदन भेज दिया गया। उसके बाद 1900 से लेकर 1951 तक लगातार इस परिसर में मूर्ति पूजा हो या यहाँ पर नमाज पढ़ी जाए, इसको लेकर लगातार विवाद चलता रहा। 1951 में आर्कियोलॉजिकल साइट के रूप में तब्दील कर दिया गया, लेकिन 2003 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के आदेश के बाद यहाँ पे मंगलवार को हिंदुओं के लिए प्रवेश की अनुमति मिली। आप पीछे अगर मेरे बोर्ड देखेंगे इस वक्त तो मंगलवार को सूर्योदय से सूर्यास्त तक हिंदुओं के लिए प्रवेश था। शुक्रवार दोपहर 1 से 3 बजे तक केवल नमाजियों के लिए यहाँ पर जो प्रवेश था, लेकिन लगातार ऐसे कई मौके आए, चाहे वो 2006 का हो, 2013 का हो या 2016 का, जब शुक्रवार के दिन ही बसंत पंचमी भी पड़ी और जुमा भी पड़ा, यहाँ धार्मिक तनाव फैला। कई घटनाएं ऐसी हुई जिसके चलते ये आप जो पूरा इलाका देख रहे हैं जिसे छावनी के तौर पर पुलिस ने तब्दील कर दिया, इसी तरीके का माहौल 2006, 2013 और 2016 में देखा गया। फिर 2026 में बीते 23 तारीख को जो है सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने अनुमति दी थी यहाँ बसंत पंचमी की पूजा की, और उसके बाद अब ये फैसला जो 6 अप्रैल से जो लगातार हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की सुनवाई चल रही थी, 9 मई तक सुनवाई चली, 12 मई को जो कोर्ट है उसने फैसला सुरक्षित कर लिया था, और अब जो आज फैसले के जो फैसला आया है तो माना जाए हिंदू पक्ष सुबह से कह रहा था 1000 साल का ये संघर्ष है। ये संस्कृत का वो विद्यालय था जहां देश विदेश से तमाम लोग यहाँ पर अध्ययन करने आते थे। नालंदा तक्षशिला के बाद चाहे भवभूति हो रहे हो या कालिदास, सबने राजा भोज के इसी कालिदास परिसर में, जिसको सरस्वती कंठाभरण कहा जाता था, यानी सरस्वती का ग्रह, माँ सरस्वती वाग्देवी का मंदिर कहा जाता था, अब उनके मुताबिक 1000 साल की लड़ाई के बाद अब उनके पास आ गया है। एएसआई की रिपोर्ट को सही मानते हुए हाईकोर्ट ने ये अपना फैसला दिया है। 2022 को हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने हाईकोर्ट में अपील की थी, उस अपील के बाद 2024 को एएसआई का सर्वे शुरू हुआ। 98 दिनों तक वैज्ञानिक पद्धति से आपने अनुराग बड़ा डिटेल में और पूरा इतिहास बता दिया इस विवाद का भी, मंदिर का स्वरूप कब बदलना शुरू हुआ, कौन से विदेशी आक्रांता आए, मुस्लिम आक्रांता, उन्होंने कैसे इसके स्ट्रक्चर को तोड़ा, फिर यहां पर इसको दूसरा स्वरूप दिया। बहुत डिटेल में आपने बताया। अब एक बार इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी एक बीच में मामला गया था, सुप्रीम कोर्ट गया हुआ था। पहले तो मैं अनुराग जी को बधाई देना चाहता हूं, बहुत अच्छे से बताया, अच्छे से डिटेल में मेरे ख्याल से उस सारी बात का जिक्र उन्होंने कर दिया। एक्चुअली जब ये सारा मसला चल रहा था तो एएसआई की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास थी। सुप्रीम कोर्ट ने वापस इसको हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के पास भेजा और कहा कि उसको अनसील्ड कर दे। ये एएसआई की रिपोर्ट सील्ड रिपोर्ट कोर्ट को पेश की गई थी, तो उनका इसको अनसील करें और अनसील करके इस पर अच्छा इसकी फाइंडिंग सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद बताई गई, बाद में बताई गई, हाई कोर्ट को बताई गई, और हाई कोर्ट ने उसको उसके बाद हियरिंग की, जो रेगुलर हियरिंग हो रही थी, और 12 मई को ये फैसला रिजर्व किया गया था। मैं देख रहा था कि 9 तारीख तक कंटिन्यूशन में चल रही थी अप्रैल में पूरे के पूरे। 9 मई को इसको खत्म किया और 12 अप्रैल को उन्होंने फैसला रिजर्व करने की बात। कौन सी सदी का मंदिर है एक बार ये भी बताना जरूरी है। आगे दिया है पूरा डिटेल, ये जो है मेरे ख्याल से और आगे चलिए, ये मेरे ख्याल से मतलब अयोध्या वाला जो विवाद था, राम मंदिर भी 15वीं शताब्दी का बताया जाता है, शताब्दी का हो गया ना, 16वीं शताब्दी का ये मामला, ये मंदिर बहुत पुराना है, 12वीं सदी का हुआ ना, 12वीं सदी का बताइए, 11वीं सदी का सर। 1034 में परमार शासक राजा भोज ने ज्ञान की साधना और मां सरस्वती की आराधना के लिए भोजशाला का, राजा भोज का 1100, नालंदा और तक्षशिला की तरह एक विशाल आवासीय संस्कृत विद्यालय यहाँ पर हुआ करता था। इस बहाने थोड़ी सी बड़ा पुराना विवाद, इस बहाने विवाद से इतर थोड़ी जो एक लाइन अभी आपने बोली तो मुझे लगता है हमारे पास सिर्फ नालंदा तक्षशिला नहीं था,
भारत के हर हिस्से में ज्ञान के अपने केंद्र थे, जिनके आधार पर मंदिरों के इर्द गिर्द शानदार आर्थिक व्यवस्था थी, जिसके आधार पर हम जो कहते हैं ना कि 11वीं शताब्दी तक, या उस वक्त जो हम कहते हैं कि हमारा हिस्सा 25 से 45% हुआ करता था वर्ल्ड ट्रेड में, वो इन वजहों से था। और दुनिया के बड़े बड़े विद्वान जो पढ़ने के लिए आते थे वो हमसे ज्ञान लेने आते थे। तो विश्वगुरु ये है। ये जो आजकल लोग मजाक करते हैं ना कि विश्वगुरु क्या बनोगे, वो आज के इस संदर्भ को देखकर ये समझना पड़ जाएगा। सर एक चीज और मुझे कहना चाहता था, अगर आप लोग भी सहमत हो तो, ये फैसला बड़ा साफ फैसला है, क्लियर फैसला है। भाई ये मंदिर है, तो यहाँ मंदिर है, यहाँ पूजा ही होगी। अब क्योंकि अब पहले ये था कि भाई स्ट्रक्चर को बदलने की कोशिश की गई, तो एक दिन नमाज पढ़ लो, एक दिन पूजा कर लो, नहीं, वो अब नहीं। अब इसको मंदिर करार दिया गया है और सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर पा दिया गया है। सौरभ, ये फैसला अभी तो हमने देखा नहीं है, डिटेल नहीं है, लेकिन जिस ढंग से आ रहा है टेलीविजन पे, मैं कहूंगा कि अयोध्या से भी ज्यादा क्लैरिटी के साथ ये फैसला है। वही बात, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अयोध्या को सिविल सूट माना गया था, ध्यान रखिएगा, और सिविल सूट के आधार पर उसमें यह भी जिक्र किया गया था कि हम आस्था के आधार पर, ऐसा लगता है कि यह मंदिर था। यहां एएसआई की रिपोर्ट को ही साक्ष्य पूरी तरीके से प्रमाणित किया गया था। अयोध्या के मामला में आप देखेंगे तो उसमें बार बार इस चीज का जो मुस्लिम पक्ष भी कहता है कि इसे तोड़ करके वहां पर मस्जिद बनाई गई थी। ये तो कहीं से नहीं लिखा हुआ मिला है। सर वो कॉलम दिख रहे हैं, वो कॉलम देखिए ना, ये इसको मेरा स्क्रीन पे लीजिएगा। मैंने कहा ना, आप यहाँ जो सर एक सेकंड, अनुराग कुछ कह रहे हैं, शायद कुछ लोग हैं उनके साथ। अनुराग बोलिए। मैं आपको यहाँ पर भले ही 163 लगी हो बीएनएस की, लेकिन एक मंदिर के अंदर तमाम जो हिंदू संगठन हैं वो पहुंच गए और नारे लगाते दिखाई दे रहे हैं। और ये हमारे साथ भोज मंदिर के, देखिए गले मिलते नजर आ रहा है। ये तस्वीर आपको इनके मुताबिक 1000 साल पुरानी जो संघर्ष है उसका नतीजा दिखाई दे रहा है। और भोज समिति के जो महाप्रबंधक है वो इस वक्त साथ है। क्या महसूस कर रहे हैं आप इस फैसले के? आज बड़ा हर्ष की बात है, माननीय उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है, माँ के मंदिर को माँ का मंदिर माना है, हम उसका सम्मान करते हैं। आप कह रहे थे 1000 साल का ये संघर्ष रहा है, आपके पूरे खानदान जो है अगर कहा जाए तो 1951 से इसमें लड़ रहे थे। 1952 से भोज उत्सव समिति संघर्ष कर रही है, पर हिंदुओं का तो ये बहुत लंबा संघर्ष है और आज उसका सुखद परिणाम आया है। जी, आप गले मिलते वक्त भावुक हो गए थे, ये आंसू क्यों? नहीं, यहाँ पर ज्ञानार्जन के लिए देश विदेश से आते थे, धार का वो गौरव पुनर्स्थापित हो। बस ये संस्कृति की नगरी है, साहित्य की नगरी है, धर्म की नगरी है, दर्शन की नगरी है, और हम चाहते हैं कि ये सौहार्द भी बना रहे। सौहार्द बना रहे। ये देखिए इस तरीके की नारेबाजी लगातार चल रही है। ये एक मंदिर के अंदर तमाम हिंदू संगठन के लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं। हम उनसे बात करने की यहाँ पे कोशिश भी करेंगे। आज हम सब हिंदू समाज की सभी की जीत है और ये उच्च न्यायालय ने आज एक मोहर लगा के साबित कर दिया जो हम इतने समय से बोल रहे थे कि बहुत सारा हिंदुओं की है वो मंदिर है। आज उच्च न्यायालय ने भी, ये मंदिर था, मंदिर है और मंदिर रहेगा। आज हमारे सभी हिंदू भाइयों की जीत हुई है, सभी हिंदू भाई की जीत हुई है। सबने जितने सालों से संघर्ष करा, आज उसका हमें न्यायालय कोर्ट ने हमारे आज बहुत सारा मंदिर बताया गया। जय श्री राम, जय जय कहना चाहेंगे। बहुत साल की लड़ाई थी हमारी, आज बहुत साला हमारे पक्ष में कर दिया है। आज हम पवित्र करेंगे इसको, बहुत साला को पवित्र करेंगे, बिल्कुल पवित्र करेंगे। भावनाएं आप देख रहे हैं तमाम हिंदू संगठनों की उबल कर बाहर आ रही है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि सांप्रदायिक सौहार्द ना बिगड़े, इसीलिए प्रशासन ने बीएनएस की धारा 163 यानी जो पहले 144 होती थी वो लगा के रखी है। 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होना है मंदिर परिसर के अंदर ही, इसीलिए ये तमाम सकल हिंदू समाज जो है इकट्ठा था। और कहना इनका साफ तौर पर वही है कि जो 1000 सालों से 1034 में परमार जो राजा थे
मालवा के जो राजा रहे हैं उन्होंने 1034 में यहाँ पर सरस्वती कंठाभरण यानी माँ सरस्वती वाग देवी का मंदिर बनाया था, जिसमें देश विदेश से संस्कृत के साथ ज्ञान विज्ञान गणित भूगोल ज्योतिष सभी का अध्ययन करने हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग आते थे। और कहा जाता है कि जो राजा भोज थे वो संस्कृत के ज्ञाता होने के साथ साथ ज्योतिष के भी बड़े ज्ञाता थे। इसलिए अंदर जो एएसआई ने अपनी रिपोर्ट जो दी है उस रिपोर्ट के मुताबिक तमाम जो चीजें थी वो जो है उससे साबित हुआ कि दरअसल ये जो है मंदिर जो है सरस्वती माँ का था, वाग्देवी का था।